A very good evening, everyone. Welcome to the free class organized by Destiny Star. कल हमने देखा था रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। पीयूष सर से रिक्वेस्ट कि टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें। ओवर टू पीयूष सर। जी हाँ, थैंक यू। और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मेरा नमस्कार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में स्टडी कर लिया था। और आपको अगर रिवाइज करना है तो हमारे चैनल पे भी रेट्रोग्रेड का एक वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। उसमें भी पूरा 40 मिनट का वीडियो है, उसमें भी डिटेल में ही मैंने कवर किया। तो आज हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। कम्बस्ट है, मारक और बाधक, ये हमारे टॉपिक अभी बचे हुए। तो उसको आज कवर कर। चलिए, आज पहले थोड़ा सा हम लोग टाइमिंग के बारे में पढ़ेंगे। टाइमिंग कैसे करना है इवेंट का। उसके बाद अगर टाइम बचा तो कम्बस प्लैनेट कवर करेंगे। नहीं बचा तो कोई बात नहीं, कल और परसों क्लास है भी 2 दिन। तो कम्बस्ट, मारक और बाधक अगले 2 दिन में कवर कर लेंगे। कोशिश तो आज ही करेंगे कम्बस प्लैनेट कवर करने की। ठीक है। और एज यूजली मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आपका जो भी क्वेरी आए आप नोट करते रहिएगा, लास्ट में पूछिए। ठीक है। अब पहले नहीं भरोसा रहा होगा, कल तो देख ही लिया ना, क्वेश्चन आंसर किसी का नहीं छोड़ा था, तो आज भी नहीं छूटेगा। आप नोट करते रहिए, लास्ट में पूछ लीजिएगा, उसमें कोई ऐसा परेशान होने की बात नहीं। अच्छा खासा टाइम रहता है, ऐसा कुछ नहीं। तो एक आए, दो आए, तीन, जो भी क्वेश्चन। हाँ, अगर आपसे कुछ पूछा जाए, कोई फीडबैक, तब भले आप अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज बार बार हैंड रेस करके क्लास का फ्लो मत ब्रेक कीजिएगा, उसमें लॉस आपका ही होगा। पहले पूरा क्लास सुन लीजिए आप, उसके बाद जो है करते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जो है, और है यूजली हम लोग का फ्री क्लास पेड से भी अच्छा हो। ठीक। ऐसा कुछ नहीं। एस्ट्रोलॉजी में सबसे टिपिकल जो पार्ट होता है वो दो ही चीज। एक ये है कि पहले की किसी इवेंट को लेके कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, योग है कि नहीं। दूसरा है टाइमिंग का पार्ट। ठीक है। अब ठीक है, आपको हाउस, प्लैनेट, साइन, नक्षत्र बहुत कुछ आता है। मैं कहता हूँ आप एक नहीं 1,000 प्रोडिक्शन कर देंगे कि आपका सैटर्न यहाँ बैठा है, ऐसा होगा, वीनस बैठा है, ये होगा, राहु बैठा है, ये होगा। आना भी चाहिए, वो बेसिक का पार्ट है। बिना बेसिक के आपको हाउस, साइन, प्लैनेट ये सब नहीं पता होंगे तो कैसे प्रोडिक्शन होगा। प्रोडिक्शन तो इन्हीं से होता है। लेकिन फाइनली क्लाइंट आपसे ये चीजें जानने नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा बहुत इंप्रेस हो जाएगा और खुश हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आप रुक जाएंगे तो आपसे यही पूछेगा क्वेश्चन। उसके दो ही तीन क्वेश्चन होंगे, हमारा मैरिज होगा कि नहीं होगा, डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, करियर को लेके अपने क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फाइनेंस को लेके पूछेगा, अभी आज के टाइम फॉरेन जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, इसका है कि नहीं बताइए, और है तो फिर टाइमिंग बताइए, और सॉल्यूशन बताइए। तीन ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक। बाकी मोक्ष के बारे में पूछने और संन्यास के बारे में पूछने तो 0.1% लोग आते हैं, वो भी नहीं आते, या आते भी होंगे, क्योंकि एक्चुअली जिनको संन्यास चाहिए होता है वो पूछने नहीं आते। ठीक। जिसने संन्यास ही ले लिया उसका क्या वजह है, उसको कोई जरूरत नहीं है कंसल्टेशन। तो क्वेश्चन तो इन्हीं 3-4 टॉपिक पे होंगे ना। तो एज यूजली इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है आना नहीं चाहिए हाउस, साइन, प्लैनेट के बारे में, लेकिन आप बहुत प्रिडिक्शन कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आपका लगन कैप्रिकॉर्न है, आप 1,000 प्रिडिक्शन उसको दे दीजिए, बाद में क्वेश्चन यही आएगा आपके पास। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं ना। तो इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, प्रिडिक्शन तो होगा बेसिक से ही। ठीक है, आपके चार्ट में जो हाउस, साइन, प्लैनेट है उनसे ही सारी चीजें होंगी। तो दो चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। एक तो किस आपके चार्ट में योग है कि नहीं, दूसरा टाइमिंग। अब यहाँ भी डिफरेंस है, योग कितने भी हो आपके चार्ट, सॉरी, योग ही नहीं है आपके चार्ट में, तो कितना भी आप टाइम कर लीजिए कोई इवेंट नहीं होने वाला। ठीक। अगर आपके चार्ट में मैरिज का योग नहीं है, आप टाइम करते रहिए, मैरिज कभी नहीं।
मतलब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होने को तो चमत्कार भी हो जाता है, वो अलग बात। ठीक। आपके चार्ट में योग नहीं है एक्सीडेंट होने का, आप कितना भी 7.5 ही आ जाए, कुछ भी हो जाए, दशा आ जाए, नहीं होगा एक्सीडेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है योग। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट टाइमिंग। अब मान लेते हैं आपके चार्ट में योग बहुत है, लेकिन योग कितने भी होंगे, अगर आपके चार्ट में अगर आपका टाइम नहीं आएगा, टाइमिंग नहीं होगी, एक्टिवेट नहीं होंगे, कुछ नहीं हो सकता। आपके चार्ट में मैरिज का योग है और मैरिज के लिए मैरिज का टाइम आया ही नहीं, एक्टिवेट ही नहीं हुआ योग, आप टाइमिंग अगर करके देखें तो कोई फायदा नहीं, मैरिज नहीं होगा। आपके चार्ट में डिवोर्स का योग है, लेकिन उस प्लेनेट की दशा अंतरदशा नहीं आई, या टाइमिंग के और भी बहुत सारे मेथड है वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो नहीं होगा डिवोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो ये दूसरा पार्ट है, और यही दो ही सबसे मेन पार्ट है। तीसरा उसके बाद सॉल्यूशन आप जो दे पाए, लोग यही 3 चीज जानने हैं। बाकी चीजें नॉलेज के लिए अच्छी हैं, आनी चाहिए, या आप कह सकते हैं बाकी चीजें रिक्वायर्ड है इन चीजों को प्रोटेक्ट करने की, जो जैसा भी आप समझिए। बाकी आपके पास गोल्डन टेक्निक हो, रेयर टेक्निक हो, ठीक है, महा रेयर टेक्निक हो, उससे क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं। कि आप गोल्डन टेक्निक लेकर आए, एक सिल्वर टेक्निक लेकर आए, ठीक है, वो सिर्फ नाम देने के लिए होती। क्लाइंट के क्वेश्चन यही 3 4 हो, और वो नहीं प्रिडिक्ट कर पाए तो आपकी गोल्डन टेक्निक गोल्डन ही रह जाएगी। ठीक है, उसको संभाल के रखे रहिएगा, उसकी चमक बढ़ती रहेगी, खराब थोड़ी होगी। और रेयर टेक्निक भी रेयर ही रह जाएगी। ठीक है, दोबारा लौट के कोई नहीं आएगा। इसके बाद भी मैं आपको बताऊं, ठीक है, पढ़ेंगे हम टाइमिंग की। आप कितना भी जान लेना, तब भी आप 75% 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं हो सकती। ठीक है, जिस दिन 100% एक्यूरेट हो जाएगा कोई आदमी, इवेंट प्रिडिक्शन को लेके, टाइमिंग को लेके, ठीक है, वो फिर तो आप भगवान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल फेल हो जाएं, आप ये भी समझ लीजिए। कभी की बात अलग है, कभी तो किसी का भी दिन खराब होता है, कभी तो डॉक्टर भी पेशेंट ट्रीट कर रहा होता है, सर्जरी कर रहा, पेशेंट एक्सपायर कर गया, तो क्या कर सकते। तो रेयर केस, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा कि आपको अगर नॉलेज है तो आप पूरी तरीके से फेल हो जाए। हाँ, हो सकता है कि कभी कोई प्रोडिक्शन आपकी गलत हो जाए, लेकिन वो जो 25% केस फेलियर वाले भी हैं, उनमें भी ऐसा नहीं 100% फेलियर हो। इतना हो सकता है कि आपको देख रहा था इसका मैरिज नहीं होगा तो हो गया, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनके चार्ट का टाइमिंग, उसका अपना डेस्टिनी, और फिर बाकी भगवान की मर्जी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी तरीके से फेल हो जाए अगर आपको नॉलेज है। ठीक, तो ये भी एक फैक्टर है। इसी तरीके से टाइमिंग, अब इन सब में टाइमिंग ही सबसे टफ हो, सबसे टफ पार्ट होता है टाइमिंग करवाना। मतलब वैसे टफ नहीं है, लेकिन हाँ उसमें रिस्क तो होते हैं। अब अगर आप टाइम करना सीख गए, तो आधी प्रॉब्लम लोगों की आप ऐसे ही सॉल्व कर लो। उसका रीजन ये है कि आदमी के पास कितनी भी प्रॉब्लम हो, उसको पता चल जाए कि हमारी प्रॉब्लम इतने दिन में सॉल्व हो जाएगी। तो कहते हैं ना, उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। वो उसी होप के सहारे ना टाइम बीत जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। परेशान तो वो तब तक रहता है जब उसको कोई उम्मीद नहीं होती, अब उसको पता नहीं है कब तक होगा, कितने दिन और सफर करना पड़ेगा, तब ज्यादा प्रॉब्लम। अगर आप उसको बता दिए ठीक है मैरिज नहीं हुआ है, 2 साल में मैरिज हो जाएगा, 2 साल बाद, तो वो 2 साल उसको पता नहीं लगेंगे, वो 2 साल उसी उम्मीद में बिता देगा। ठीक, लेकिन अब उसको अगर कोई उम्मीद ही नहीं है कब होना है क्या होना है, तो वो परेशान रहता है। तो टाइमिंग अपने आप में एक सॉल्यूशन है। अब आ जाते हैं एक्चुअली अपने टॉपिक पे। ठीक,
तो किसी भी इवेंट का आप टाइम करें तो ये जरूर देख लीजिएगा कि इस इवेंट के योग हैं भी कि नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरे पास एक चार्ट आया मैरिज को लेकर, लेडी का चार्ट था, और का मुझे नहीं याद आ रहा डेट, ऑलरेडी डिले हो ही चुका था, 30 के ऊपर का एज है, मुझे बस इतना याद है। ठीक है, उन्होंने पहले कहीं से कंसल्टेशन लिया था। ठीक है, यहाँ भी लिया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपका तो मैरिज नहीं होने वाला है, मतलब ऐसा लग रहा है आपके चार्ट से मैरिज नहीं होगा। अब ऑलरेडी 34 33 ऐसा कुछ एज वो भी गया था, तो उससे एक आपको हिंट मिल ही रहा है कि डिले होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने एक बार लिया था कंसल्टेशन, तो हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि पता नहीं लास्ट ईयर की बात है ये, कि अगस्त या सितंबर में हो जाए। तो अब वो मेरे पास उसके बाद ही आए थे, अगस्त सितंबर के बाद। तो मैंने कहा अगस्त सितंबर तो हो गया, तब तो हो जाना चाहिए था, फिर आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बताया था हो जाएगा, लेकिन हुआ तो नहीं, लेकिन जिस लड़के से मेरी बात हो रही है वो उसी मंथ में मिला। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है फिर तो मैंने कहा फिर भी मैरिज नहीं हुआ, मैरिज क्यों नहीं हुआ? आप देखिए, उन्होंने कहा था अगस्त, मेरे पास आए हुए 2 3 महीना बीत चुके थे, तो मैंने कहा चलिए अगस्त में नहीं हुआ तो इतना तो होता ही है, 2 4 महीने का गैप होता है टाइम। तो मैंने कहा अब तक हो जाना चाहिए, तो अभी तक भी नहीं हुआ आपका। तो अब नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए आया। तो मैंने कहा देखिए आपके चार्ट में योग है नहीं। तो उन्होंने कहा फिर भी कब तक होगा? मैंने कहा होना होगा तो फेब या मार्च में टाइम आ रहा है, हो जाएगी, वैसे होने के चांसेस ही कम है, टाइम कितना भी आ जाए, इसीलिए नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उन एस्ट्रोलॉजर ने टाइमिंग तो कर लिया था, लेकिन फेल इसलिए हो गए कि मुझे लगता है उन्होंने कॉम्बिनेशन ही नहीं देखा। उनके चार्ट में मैरिज का कॉम्बिनेशन ही नहीं था, एक्सट्रीम डिले या डिनायल दिखा रहा था। तो वो रोने लगी, ठीक है अच्छा, बात हो गई, चलिए। उसके बाद 2 3 महीने बाद फिर से फेब भी आ गया, उसके बाद फिर उन्होंने मैसेज किया, तब भी उनका मैरिज नहीं हुआ। तो मैंने कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था भाई नहीं है योग। तो कहने का मतलब ये है कि आप इससे समझ सकते हैं बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी गलती कर रहे हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन देख लेते तो फिर टाइम नहीं करते। फिर आप टाइम करेंगे भी तो आप ये बता देंगे भाई हमने टाइम तो कर दिया है, लेकिन होने के चांस हैं भी। तो इस तरह के फेलियर होते हैं, हम लोगों के साथ भी हुए हैं प्रिडिक्शन, बहुत लोगों के साथ होते हैं, लेकिन वो तो टाइम टाइम की बात है। लेकिन हमेशा टाइम करने से पहले योग देखिए, फिर टाइम कीजिए। और जिस दिन आप टाइम करना सीख लेंगे, लोग आपके पास खुद ही चल के आने लगेंगे। चलिए, देखिए इवेंट को टाइम करने के बहुत सारे मेथड हैं, लोग दशा महादशा अंतरदशा यूज करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांजिट लगाते हैं, फाइनल तो ट्रांजिट से ही करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है स्नैपशॉट। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए जब भी आप दशा से टाइम करेंगे उसमें बड़े कॉम्प्लिकेशन। ठीक, उसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बताऊं क्या होता है, कि महादशा और फिर अंतरदशा वो दोनों ही बहुत लंबी होती हैं। तो उसमें जज करना मुश्किल होता है। भाई मान लेते हैं सैटर्न की महादशा चल रही है, 18 ईयर्स तक सैटर्न की महादशा चली, वैसे भी जब दशा देखते हैं तो दशा में अंतरदशा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो उसका एक रीजन ये भी है कि महादशाएं बहुत लंबी होती हैं। चलिए महादशा से शुरू करते हैं। महादशा अगर आप कोई लेते हैं तो बहुत लंबी होती है, मरकरी की ले लेते हैं, या चलिए मार्स की ले लिए 6 7 साल की, ठीक है? लेकिन अब मान लेते हैं आपको मैरिज टाइम करना, तो 6 या 7 साल तक मैरिज ही थोड़ी होती है। अच्छा, उसमें अंतरदशाएं भी आती हैं कई बार प्लेनेट की, तो भी 1 साल 8 महीने से कम की नहीं होती। तो उसको नैरो डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें भी सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि किसी भी इवेंट को जब आप टाइम करें ना, उसमें मल्टीपल प्लेनेट इवेंट दे रहे हो। जैसे मान लेते हैं आपको मैरिज टाइम कर, आपका सैटर्न 7th हाउस में बैठ गया, अब सैटर्न की महादशा भी मैरिज दे सकती है, मार्स 7th का लॉर्ड है, मार्स की महादशा और अंतरदशा भी मैरिज दे सकती है। तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है एक्चुअली किस में लें, अगर आपके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप उसको नैरो डाउन कर पाए। अच्छा, ये प्रॉब्लम आता क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए आता है कि मान लेते हैं आपके सैटर्न बैठा है 7th हाउस, मार्स उसका लॉर्ड है,
मार्स बैठा है वीनस के साथ, तो मार्स भी मैरिज दे सकता है, वीनस भी दे सकता है, सैटर्न भी दे सकता है। होता क्या है कि इनमें से जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होगा वही दे पाए। आप प्लैनेट की स्ट्रेंथ भी जब आप चेक करने जाएंगे तो उसके मल्टीपल फैक्टर। तो एक्चुअली चार्ट में बहुत कम ही ऐसा मिलता है लोगों के चार्ट में जब एक प्लैनेट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाए। कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो उसमें भी लगता है कि लगभग सब एक जैसे ही। कोई हाउस वाइज वीक है तो कोई राशि वाइज वीक है तो कोई मेलेफिक के साथ बैठा है, तो वहां भी कंफ्यूजन हो जाता है कि अब इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग। तो वो भी एक कंफ्यूजन रहता है। तो बेस्ट आपका यही होता है, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी करते हैं उनके पास बहुत सारे मेथड है। स्नैपशॉट आप देखिए टाइम कर, वो क्या करते हैं, उनसे टाइम कर लेते हैं, प्रोबेबल एक टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, उसके बाद ट्रांजिट लगा लेते हैं, ट्रांजिट लगा के इवेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद महादशा और अंतरदशा लगा के कंफर्म कर लेते हैं। अगर बन रहा है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक। तो इसी तरीके से आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो है भृगु चक्र पद्धति का एक पार्ट, कि आप उससे कैसे ईयरली इवेंट अपने टाइम कर सकते हैं, कि आपके हर ईयर में कौन से इवेंट हो रहा है और आपकी लाइफ के बड़े से बड़े। इसमें होता क्या है कि हर हाउस एक साल बताता है। कहने का मीनिंग ये है कि आपका बर्थ जिस ईयर में हो, तो आपके बर्थ के बाद एक साल तक, आपके जन्म के बाद फर्स्ट हाउस के रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक। उसके बाद सेकंड ईयर में आपके बर्थ के बाद सेकंड हाउस के मिलेंगे, थर्ड ईयर में थर्ड हाउस के मिलेंगे, फोर्थ ईयर में फोर्थ हाउस रिजल्ट देगा, फिफ्थ ईयर में फिफ्थ हाउस रिजल्ट देगा, बर्थ के बाद सिक्स ईयर में सिक्स हाउस, सेवेंथ में सेवेंथ, एट्थ में एट्थ, नाइन्थ में नाइन्थ, टेंथ में टेंथ हाउस, इलेवेंथ ईयर में इलेवेंथ और ट्वेल्थ में ट्वेल्थ हाउस। अब 12 साल में 12 हाउस कवर हो, उसके बाद वापस फर्स्ट हाउस आ जाएगा। लेकिन हमारा काउंटिंग जो हमारे ईयर्स का, वो इसी कंटिन्यूएशन में रहेगा। ट्वेल्थ हाउस में ट्वेल्थ ईयर आया था, फिर फर्स्ट हाउस में थर्टींथ ईयर, सेकेंड में फोर्टींथ ईयर, थर्ड में फिफ्टींथ ईयर, इस तरीके से 12 12 साइकिल का, साल का साइकिल चलेगा। तो ट्वेल्थ हाउस में पहुंचते हुए आपका 24th ईयर आ जाएगा आपकी लाइफ। फिर इसी तरीके से करिए तो 36th ईयर में फिर से 12 हाउस एक्टिव होगा। इस तरीके से ये 12 12 साल का साइकिल। और जिस साल जो हाउस एक्टिव होगा, उस हाउस के जो सिग्निफिकेशन है वो देखिए, वहां पे जो प्लेनेट बैठा है उनके कारक तत्व तो लॉर्डशिप देखिए, उसके रिगार्डिंग इवेंट आपको। इसमें भी आप देखिए, आपको ईयर लेना कौन सा, हमेशा रनिंग ईयर लेना। समझ रहे हैं? जो साल आपका चल रहा है, जैसे मान लेते हैं अगस्त में आपका बर्थडे आता है, ठीक, तो अगस्त कंप्लीट हुआ, आप 29 के कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद 30th ईयर आपका चलने लगा, तो रनिंग ईयर लेंगे था, जो साल चल रहा हो। आप जो भी साल आपका एक्टिव हो ना, उसमें आप ये देखिए, उसमें वो हाउस लगन से कौन सा हाउस। मान लेते हैं आपका 22nd ईयर चल रहा है, तो 22nd ईयर में 10th हाउस एक्टिव हो, ठीक, आपके चार्ट। 10th हाउस करियर का है, करियर के रिगार्डिंग इवेंट हो, वहां पे प्लेनेट कौन सा बैठा है उसके कारक तत्व। मान लेते हैं आपका वीनस बैठा हुआ, तो मैरिज और रिलेशनशिप का भी इवेंट हो सकता है। वो वीनस जिस जिस हाउस का लॉर्ड होगा वहां के भी इवेंट। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इस तरह एक साथ कई सारे इवेंट हो सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है भाई, एक साल में एक ही इवेंट तो होगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि उसी साल इंसान की नौकरी लगे, उसी साल उसका मैरिज हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको हाउस के सिग्निफिकेशन ज्यादा से ज्यादा पता होनी चाहिए, हाउस रोटेट करना आना चाहिए। जैसे 10th हाउस आपके करियर का है, 10th हाउस आपके मदर इन लॉ का है, 10th हाउस फादर के वेल्थ का है, उनमें से कई सारे इवेंट हो सकते
इस तरीके से आप हर साल होने वाले इवेंट टाइम कर सकते हैं। आप अभी भी देखिए, आपका जो करंट ईयर चल रहा हो, आप देखिए कौन सा हाउस एक्टिव, उस हाउस के ही प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, और वहां पे जो प्लैनेट बैठा हो उनके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप आप। अगर आपका 9th हाउस एक्टिव है तो आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज पे आप फोकस कर रहे हैं, गुरु चाहिए, गुरु ढूंढ रहे हैं। 8th हाउस एक्टिव है तो आप एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट कंसल्टेंसी की तरफ जा रहे हैं, आपको हेल्थ ट्रबल हो सकता है। और ये सिर्फ लगन चार्ट पे देखना, भाव चलित पे नहीं, ठीक है? ना भाव चलित पे, ना नवांश पे, उस पे नहीं देख रहे हम, सिर्फ लगन पे। चलिए मैं आपको एक सैंपल चार्ट। जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, हाउस के सिग्निफिकेशन, ठीक है? फर्स्ट हाउस क्या है, सेकंड हाउस, ऐसे तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा। आप चाहे तो ले सकते। स्क्रीन दिख रहा है ना अनिरुद्ध? हाँ अनिरुद्ध विजिबल है। स्क्रीन? हाँ ठीक है। विजिबल है। ये आपके 12 हाउस के सिग्निफिकेशन, ये प्लैनेट के सिग्निफिकेशन। ठीक। अब देखिए तो हम बात कर रहे थे टाइमिंग की। तो जो हाउस एक्टिव होगा, मैं आपको 2-3 एग्जांपल चार्ट में दिखाता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। इस चार्ट में आप देखिए, ठीक है? इनका जब मैरिज हुआ तो 23rd ईयर चल रहा था। तो आप काउंट कीजिए, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट हाउस, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, इस तरीके से 12th ईयर में इनका 12th हाउस एक्टिव हुआ, वर्गो साइन। 13 में फिर फर्स्ट हाउस एक्टिव हुआ, 14th में सेकंड हाउस, 15th में थर्ड, 16th में फिर इस तरीके से जो है इनका क्या बोलते हैं, फोर्थ हाउस। 17, 18, 19 में सेवन्थ हाउस, 20 में एट्थ हाउस, 21st में नाइन्थ हाउस, और 22nd में 10th हाउस, 23rd में 11th हाउस एक्टिव हुआ। 11th हाउस एक्टिव हुआ 23rd ईयर, और 23rd ईयर में ही इनका मैरिज। कैसे? क्योंकि आप देखिए 23rd ईयर में, सॉरी, 23rd ईयर में 11th हाउस एक्टिव हुआ तो 11th हाउस के इवेंट हुए होंगे, इनकम है, सैलरी है, इनके बड़े भाई बहनों की लाइफ। और इसका लॉर्ड जो सन बैठा है, ठीक, वो यहाँ बैठा है 6th हाउस में, उसके साथ में वीनस बैठा है, तो उस साल इनका मैरिज भी हो गया। इसी तरीके से आप देखिए 31st ईयर में इनका डाइवोर्स हुआ, तो 23rd में 11th एक्टिव हुआ, और 24th में जो है क्या बोलते हैं, 12th हाउस।
25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 30 और 31 में इनका फर्स्ट हाउस, 7th हाउस एक्टिव। समझ? इनका डाइवोर्स कब हुआ? जब 31 रनिंग था। 31 जब रनिंग था तो 7th हाउस एक्टिव हुआ। 7th हाउस मैरिज का है, सेपरेशन का नहीं। मैरिज और डाइवोर्स का हाउस तो 6th हाउस। हुआ ये कि इनका जो डाइवोर्स का प्रोसेस था वो तभी स्टार्ट हो गया जब 30th ईयर रनिंग था, क्योंकि उस समय 6th हाउस एक्टिव। ऐसे एक दिन में तो डिवोर्स होता नहीं कि गए और हो गया। ठीक है, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट होते होते तो 31 स्टार्ट हो चुका। लेकिन जब 30th ईयर एक्टिव हुआ आया इनके साल में, इनकी लाइफ में, तो इनका 6th हाउस एक्टिव हो चुका था। सेपरेशन उसी समय स्टार्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कितना इजी मेथड है टाइम करने का। उसी समय इनका सेपरेशन होने लगा और सेपरेट हो गए थे। फिर केस फाइल किया, जो भी इनका प्रोसेस था वो चला। इस तरीके से ही आपको टाइम। और उस टाइम पे बहुत सारे इवेंट हुए होंगे। 6th हाउस एक्टिव था तो केवल डाइवोर्स नहीं हुआ होगा, हेल्थ के रिगार्डिंग इवेंट हो सकते हैं। 6th हाउस डिजीज का है, हुआ ही होगा ना, मैंने कोई उनसे डिटेल नहीं लिया। 6th हाउस जॉब का है, जॉब में कोई इवेंट हो सकता है। वहां पे सन बैठा हुआ है, आप देखिए 6th हाउस। सन 11th लॉर्ड है, तो इनकम के रिगार्डिंग, इंक्रीमेंट है, इनकम सैलरी, उसके रिगार्डिंग कुछ हुआ होगा इनकी जॉब में। ठीक। सन आपके फादर का कारक है, फादर की लाइफ में इवेंट हो सकते हैं। और भी बहुत सारे इवेंट हुए होंगे, लेकिन ये तो एक प्रोमिनेंट इवेंट था डाइवोर्स का, इसलिए मैंने इसे लिया। तो इस तरीके से जो जो हाउस एक्टिव होता जाए, ठीक है, उस हाउस और उस हाउस में बैठे प्लेनेट के इवेंट होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे 11th हाउस एक्टिव हुआ था, 11th लॉर्ड का सन, तो मैरिज कैसे हुई? मैरिज इसलिए हो गया कि 11th लॉर्ड सन वीनस के साथ बैठा। वीनस मैरिज का कारक होता है, इसलिए मैरिज हो गया। ठीक। दूसरे चार्ट में बात, इस चार्ट में देखिए, इसे मैरिज हुआ था जब 24th ईयर चल रहा था। ठीक। आप देखिए 24th ईयर में कौन सा हाउस एक्टिव? 12th हाउस। 12th हाउस में राहु बैठा है और कैंसर साइन है। कैंसर का लॉर्ड मून कहाँ बैठा है? 7th। मैरिज हो। ये चार्ट देखिए, 29th में मैरिज हुआ। 24 में 12th हाउस एक्टिव था। ठीक। 25, 26, 27, 28, 29, 29 में 5th हाउस एक्टिव। ठीक, उस समय इनका मैरिज। ठीक है। कैसे? स्कॉर्पियो है 29, 5th हाउस एक्टिव था, स्कॉर्पियो है वहां पे। स्कॉर्पियो के दो लॉर्ड है, मार्स और केतु। मार्स बैठा है 10th हाउस में, उसके साथ वीनस बैठा हुआ। उस साल इनका मैरिज हो गया, और उस साल और भी बहुत सारे इवेंट, केवल मैरिज ही नहीं होता। आप देखिए, वो मार्स 10th हाउस में जाके बैठा है। 10th हाउस करियर का, उस साल जॉब में भी चेंज आया। ठीक। तो इस तरीके से जो हाउस एक्टिव होगा उसी रनिंग हाउस को लेना है। और ये बहुत एक्यूरेटली काम करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ आप बहुत लोगों को लग रहा होगा अरे इतना इजी है, ऐसे कैसे काम करें। बहुत बार इजी चीजें ही काम कर जाती हैं। और बड़ी बात तो यही होती है, पढ़ाने वाले जो आसान चीजें होती है वो बताते नहीं, वो तो वो पढ़ाते हैं जो आप कभी नहीं यूज करते। ज्यादातर पढ़ाने वालों के दो टारगेट रहते हैं, कि हम पढ़ा भी दें। दूसरा टारगेट ये रहता है कि ऐसा पढ़ा दें कि आप कभी उनको छोड़ के जा ही ना पाएं। जब आप खुद ही सीख जाएंगे तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। बहुत सारी चीजें वाकई बहुत ईजी हैं और बहुत एक्यूरेट हैं। वो अगर की जाए तो हर कोई आदमी करने लगे। और मैं आपको बता दूं, आज के डेट में कोई भी ऐसा अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है। चलिए ये वाला मेथड नहीं, कोई दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ। इस तरीके से टाइमिंग करने की मेरे पास एक नहीं 10 मेथड है इसमें।
अभी वॉइस आ रहा है हाँ ऑडिबल है। मेरा? ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि जब आप बताने की बारी आएगी ना तो बताएंगे महादशा अंतरदशा से टाइम, खुद भी नहीं कर पाए होंगे शायद। इसका मतलब ये नहीं कि महादशा अंतरदशा ये जरूरी नहीं, महादशा बिल्कुल आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन ये वो मेथड है जो आपको इजिली टाइम करके दे देते। उसके बाद आप कंफर्मेशन करते रहिए महादशा लगा के कि हाँ महादशा और अंतरदशा भी चल रही है उस पर्टिकुलर हाउस लॉर्ड की या उससे रिलेटेड प्लेनेट की, तो इवेंट होना ही है। बट इससे आपके लिए इजी हो जाता है। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप महादशा अंतरदशा जैसी चीजों को छोड़ दें, ओवर रूल कर लें, लेकिन इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा? अब आपने निकाल ही लिया कि 29th ईयर में मैरिज होगी, ठीक है, क्लियर, महादशा जाके चेक कर लीजिए, फिट बैठ रही है तो बिल्कुल हो गया। लेकिन अगर आप महादशा से टाइम करना शुरू करेंगे तो पहुंच ही नहीं पाते जल्दी एंड कंक्लूजन। तो बताने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग, नए नए स्टूडेंट परेशान रहते हैं, हमको तो महादशा नहीं आती, ये नहीं आती। अरे जा सारे अच्छे लोग इसी तरीके से टाइम कर, उनके पास ऐसे बहुत से मेथड है और हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में दिए हुए हैं। वो बात अलग है, अब इतना तो किसी के पास टाइम है नहीं आज के टाइम पे कोई पढ़े। ये एक नहीं, बहुत सारे मेथड। आप देखिए फॉरेन ट्रैवल का क्लास आया था अभी, हम लोग ले रहे थे, उसमें भी मैंने इन लोगों को फॉरेन ट्रैवल करने के लिए इसी तरीके से बताया था। हालांकि मैंने उसमें दशांतर दशा भी बता दी थी, लास्ट मैंने बताया था बल्कि आप इस मेथड को यूज कर लीजिए, एक झटके में निकाल देंगे। तो आज के बाद कोई भी इवेंट टाइम करना आप इस मेथड को यूज कीजिए, और हर साल के भी इवेंट आप टाइम कर सकते हैं। भाई इस साल हमारी लाइफ में ये होने वाला, ईयरली प्रिडिक्शन होता है वो भी, कि इस साल हमारी लाइफ में ये हाउस एक्टिव होगा इस ईयर में, तो साल में ये हाउस एक्टिव होगा तो ये इवेंट होगा। और आप अभी भी चेक करके देखिए अपने चार्ट में, जो आपका करंट ईयर चल रहा होगा और जो भी हाउस एक्टिव है वहां बैठे प्लेनेट के ही इवेंट आपको मिल। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हाउस के ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेशन, प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन पता होने चाहिए। अब आपको केवल एक ही सिग्निफिकेशन पता है कि 10th हाउस करियर का है, अब आप परेशान हो रहे हैं करियर में तो कुछ हुआ ही नहीं। भाई बार बार हाउस का साइकिल रिपीट होगा तो हर बार करियर में इवेंट हो ऐसा जरूरी नहीं ना। और हो भी सकता है क्योंकि 12 साल में एक हाउस रिपीट हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि इतनी जल्दी कोई रिपीट हो रहा है। लेकिन आपके एक साल में बहुत सारे इवेंट होते हैं लाइफ में, तो आपको उस हाउस के ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेशन पता होने चाहिए, प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन, तभी आप मैक्सिमम प्रिडिक्शन कर पाएंगे। ठीक। तो ये मेथड है, इसी तरीके से कुछ भी आपको टाइम करना, आपको ट्रैवल से रिलेटेड टाइमिंग करना है, आपको एजुकेशन का टाइम करना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बस उस हाउस को देखिए, वो हाउस कब एक्टिव होगा, ठीक है, उसका लॉर्ड कब एक्टिव हो रहा है, ये देखते हैं। अब कभी कभी देखिए आपको रेयर केस में ऐसा मिलेगा कि वैसे तो जब जिस साल में जो हाउस एक्टिव होगा तभी इवेंट होना, कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, 1 मंथ, सॉरी 6 मंथ या 1 ईयर का डिफरेंस हो जाए। वहां पे आपको थोड़ा ध्यान से चेक करना पड़ेगा, उसमें ऐसा हो सकता है टाइमिंग का या तो इशू होगा उनके चार्ट में, जिसका भी चार्ट है, ठीक है, या कहीं ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई हो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में हमेशा ये ध्यान रखिएगा लेना रनिंग ईयर ही है, तो मंथ और ईयर दोनों को मिला के कैलकुलेट कीजिएगा। जैसे किसी ने कहा फरवरी 1990 में मेरा बर्थ हुआ, तो आप वहीं फेब से ही काउंट करेंगे। तो काउंटिंग हमेशा प्रॉपर कीजिएगा। बहुत ठीक। तो काउंटिंग जब भी कीजिएगा हमेशा रनिंग ईयर लीजिए। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज,
टाइमिंग जब भी कीजिएगा उसमें ध्यान रखिएगा कोई भी इवेंट टाइम करने के लिए हाउस हाउस लॉर्ड कारक तीनों रिक्वायर्ड हो। जैसे कि अभी आपने फर्स्ट चार्ट में देखा, मैरिज तब नहीं हुआ जब सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड एक्टिव था, तब हुआ जब वीनस जो कारक है मैरिज का वो एक्टिव। ठीक, इस चार्ट में आप यहाँ पे मैरिज 23rd ईयर में हुआ था, क्योंकि उसका लॉर्ड सन वीनस के साथ बैठा, और वीनस मैरिज का कारक होता है। इसलिए कोई भी इवेंट टाइम करते हुए हाउस और उसके हाउस लॉर्ड और उसके जो कारक होते हैं उनको ध्यान रखिएगा। जैसे वीनस आपके मैरिज का कारक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। जुपिटर आपके चाइल्ड बर्थ का कारक है। ठीक, और सैटर्न आपके करियर का कारक है। इस तरीके से हर इवेंट को लेके जो कारक है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कंटिन्यूअसली और देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। और किसी भी चार्ट पे आप इसको लगा सकते हैं ऐसा कुछ, और सारे इवेंट टाइम करने, चाहे वो लाइफ के मेजर इवेंट हैं, चाहे छोटे इवेंट हो, चाहे बड़े इवेंट हो, हर तरह के इवेंट टाइम करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक दूसरा स्टेप होता है। दूसरा स्टेप ये कि हाँ, बार बार साइकिल रिपीट होगी तो जो जो हाउस एक्टिव होंगे उनके रिजल्ट आपको मिलेंगे, ये बात है। लेकिन भाई ये भी तो एक मानना है लोगों का कि भाई मान लेते हैं 12th ईयर में 12th हाउस एक्टिव हुआ, 24th ईयर में 12th हाउस फिर एक्टिव हो गया, तो क्या सेम ही इवेंट होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, सेम ही इवेंट होंगे, बट हाँ, इसमें फिर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब 12 साल का साइकिल पूरा हो गया, नेक्स्ट 12 ईयर के साइकिल में हर साइकिल का अपना एक अलग लॉर्ड, वो यूज करते हैं। कि पहले आपने 12 साल तक 12 हाउस एक्टिव हो गए, आपके जो इवेंट होने तक हो गए, होने थे हो गए। नेक्स्ट 12 ईयर में जब साइकिल स्टार्ट होगा फर्स्ट हाउस से, तो वो इवेंट तो होंगे। 13th ईयर में फर्स्ट हाउस एक्टिव होगा, फिर से फर्स्ट हाउस के इवेंट, उसमें कोई डाउट नहीं। सेकेंड हाउस एक्टिव होगा 14th ईयर में, सेकेंड हाउस के इवेंट होंगे, उसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके अलावा इसमें साइकिल होती है, हर साइकिल का कोई ना कोई प्लानिटरी रूलर होता है, उसको भी हम यूज करते हैं। ठीक। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल आप इतना यूज कीजिए, इतने से ही आप बहुत सारे इवेंट टाइम कर लेंगे। इसके अलावा इवेंट टाइमिंग में एक मैं आपके लिए बहुत और भी चीज बताऊं, हमेशा ना देश काल पात्र ध्यान रखिएगा। जैसे अब सेवेंथ हाउस आपका 7th ईयर में एक्टिव, अब कोई 7 या 8 से 10 साल 12 साल का बच्चा आ जाए तो उसकी तो मैरिज होनी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई और ही इवेंट होंगे। वही सेवेंथ हाउस फिर से एक्टिव होगा 19th ईयर में, तो देखिए 19th ईयर में भी अभी मैरिज तो आपको रेयर मिलता है इतने कम एज में, 18-19 साल में तो अभी मैरिज नहीं होता। तो ज्यादा से ज्यादा उस समय आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई कोई रिलेशन आ सकता है, रिलेशन स्टार्ट। लेकिन वही सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है वो जब एक्टिव होंगे इसके बाद, तब आपके लिए पता है कि मैरिज का चांस स्ट्रॉन्ग। भाई 19th के बाद दोबारा सेवेंथ हाउस 31st ईयर में एक्टिव हो, तो वो टाइमिंग भी मैरिज का ही होता है। उस समय आप मैरिज को लेकर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो ये भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एक हाउस मल्टीपल टाइम एक्टिव होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका एज क्या है। अब मान लेते हैं सेवेंथ हाउस एक्टिव हो रहा, कोई आदमी का एज ही आपका जो है 50+ है, तो उसमें तो मैरिज होना नहीं है, तब मैरिज की बात हो सकती है, डाइवोर्स है, सेकंड मैरिज वाला बात। तो सेकंड मैरिज के लिए हम सेवेंथ हाउस लेते भी नहीं। ठीक, तो ये चीजें भी आपको हेल्प करें कि उसका एज क्या चल रहा है, देश काल पात्र के हिसाब से उससे भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो जब आप टाइम करें तो इस चीज को भी ध्यान रखें, अदरवाइज होगा क्या कि बार बार हाउस साइकिल जब रिपीट होगी तो आप उसमें भी कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन हाँ, उस समय वो इवेंट नहीं होगा, कोई और तो इवेंट होगा ही। भाई सेवेंथ हाउस बहुत सारी चीजों का है,
मान लेते हैं किसी इंसान का मैरिज हो गया, 45 का एज है, मैरिड लाइफ भी अच्छा चला, तो 7th हाउस पार्टनरशिप, बिजनेस और बहुत सारे इवेंट है ना, वो तो हो ही सकते हैं उसकी लाइफ। सेकंड हाउस आपके वेल्थ का है, सेकंड हाउस आपके चाइल्डहुड का है। अब कोई छोटा बच्चा है तो उसमें क्या वेल्थ हो सकती है? या तो उसके चाइल्डहुड का कोई इवेंट होगा, या वेल्थ उसकी ये हो सकती है उसको पेरेंट्स से वेल्थ मिले, कुछ मिले। अगर आपके पास कोई 5 6 7 साल का बच्चा आ जाता है, या 14th ईयर में सेकंड हाउस एक्टिव होगा, कोई बच्चा आ जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपना कोई वेल्थ क्रिएट कर देगा। वो तो बहुत कम ही चांस मिलेंगे, बहुत कम चार्ट है। तो वेल्थ का अगर इवेंट आप प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है पेरेंट्स से उसको वेल्थ मिले या कुछ इस तरीके। आप ये तो नहीं कहेंगे 14 साल की एज में आप करोड़पति बन जाए। तो ये हो गया आपको टाइमिंग को लेकर। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कि कंबस्ट प्लेनेट को कैसे स्टडी। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग का क्लास भी आ रहा है, जैसा कल हम लोगों ने कल भी अनाउंस किया था, टाइम करना इवेंट को ऋगु चक्र पद्धति और ट्रांजिट को यूज करके। वो होगा 16 से लेके 20 सितंबर तक, सॉरी 5 डे का क्लास है। 6:30 से 8 PM तक क्लास होगा। इसका जो रिकॉर्डिंग है, सर्टिफिकेट, PDF आपको सब मिलेगा। ठीक है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 4999 है। और आज का जो डिस्काउंट है वो 66% का डिस्काउंट है, 1699, 1699। तो 1699 पे करके आप एनरोल कर सकते हैं। कंटेंट इसका जो है आप देख सकते हैं, इसमें सारे इवेंट हम कवर करेंगे। ठीक है, BCP का जो एक रूल मैंने आपको बता दिया। बाकी लगन चार्ट से भी, मून चार्ट से कैसे दोनों को, मून और लगन चार्ट दोनों को कंबाइन करके कैसे यूज करना है। मैरिज है, करियर है, डिवोर्स है, प्रमोशन है, प्रॉपर्टी परचेज, सारे इवेंट, हायर एजुकेशन, गाड़ी कब खरीदनी है, ठीक है, और फॉरेन ट्रेवल, चाइल्ड बर्थ, ये सारा चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। एक्सीडेंट, सब कुछ है। इसका रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, PDF आपको सब मिलेगा। प्रमोशन, जॉब लॉस, जॉब मिलना, जॉब में ब्रेक आना, ये सब कुछ। तो ये सारे इवेंट इसमें कवर होंगे। और पेमेंट डिटेल आपके सामने मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ये हमारा बैंकिंग डिटेल है, और GPay फोन पे नंबर आपको पता ही है। ये देखिए, तो आप इसी पे पे करके एनरोल कर सकते हैं। हमारा बैंकिंग डिटेल है, और 9990369555, यही नंबर GPay, फोन पे, पेटीएम सब पे है। और यही व्हाट्सएप पे भी है। पेमेंट करके इसी पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। कुछ इंक्वायरी करनी है तो इसी पे कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये ऑफर आज के लिए ही है। तो 1699, 1699 पे करके आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। और मेरे हिसाब से करना ही चाहिए ज़्यादातर लोगों को, जिनको अगर टाइमिंग में प्रॉब्लम है, कि अपने आप में इजी मेथड है। ठीक है। चलिए हम बात कर रहे थे कम्बस्ट कि कोई प्लैनेट कम्बस्ट हो जाए तो किस तरीके से रिजल्ट देगा। ठीक, देखिए, कम्बस्ट प्लैनेट का मतलब होता है, ऐसे हमने कल रेट्रोग्रेड पढ़ा था, कम्बस्ट का मतलब होता है अस्त। ठीक, कम्बस्ट को हिंदी में अस्त ही कहते हैं। क्या आपके चार्ट, सुरेश जी क्या कह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए बताओ। तो कंटिन्यू कीजिए आप। चलिए, तो कम्बस्ट का मतलब होता है अस्त होना। ठीक, जैसे कल हमने रेट्रोग्रेड के बारे में पढ़ा था, देखिए, जो भी प्लेनेट अस्त हो जाए, आप ये समझ जाइए, उसका मतलब ये नहीं होता कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं दे। ठीक, या हमेशा खराब ही रिजल्ट दे। हर प्लेनेट के अपने अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट। और जब जब वो प्लेनेट का टाइम आएगा, वो एक्टिव होगा, वो आपको दोनों ही रिजल्ट देगा। जैसे 8th हाउस एक्टिव हो गया, तो 8th हाउस में हेल्थ इशू हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन हो सकता है। लेकिन 8th हाउस के अपने जो इवेंट है, ऑकल्ट है, साधना है, वो भी आपको मिलेगा।
8th हाउस आपका सडन गेन का है, इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस मिल सकती है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम चॉइस लेके चलते हैं। हमको ये लगता है कि अच्छा अच्छा हमको मिले, बुरा हमें नहीं। तो ये चॉइस नहीं होती कोई। जब भी कोई हाउस प्लैनेट एक्टिव हो गया तो अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट देने के लिए वो बाध्य है, आपको अच्छा लगे या ना लगे। आप ये नहीं कह सकते कि 8th हाउस एक्टिव होगा, इनहेरिटेंस तो हम लेंगे, लेकिन जो अप्स एंड डाउन आएगा वो हमें नहीं चाहिए, तो इनहेरिटेंस भी मत लीजिए। और ये लाइफ का एक प्रैक्टिकल रूल है ना कि चॉइस आपके पास नहीं होती कि हम ऐसा होगा ये करेंगे ये नहीं करेंगे हमेशा। तो हर हाउस को लेकर 6th हाउस जॉब का है, 6th हाउस बीमारियों का भी है। इसीलिए आप नोटिस कीजिए कि अभी आज के टाइम पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम का एक रीजन क्या है। मोस्टली लोग वर्किंग है, 6th हाउस एक्टिव है, और 6th हाउस ही सेपरेशन, डाइवोर्स या कॉन्फ्लिक्ट का है। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, इसका मैं कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जॉब ना करें, काम ना करें। दूसरा साइड आप देखिए, कोविड आने के बाद से जब से वर्क फ्रॉम होम बढ़ा है, हमेशा फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि 10th हाउस करियर का है, 4th हाउस घर का है, ये एक दूसरे के मारक है। अब जब लॉकडाउन शुरू शुरू में लगा था तो कुछ दिन तो भले लोगों को अच्छा लगा, 2-4 दिन, महीने भर, 2 महीने। उसके बाद अभी आप देख लीजिए, बहुत कम लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। वो खुद ही चाहते हैं कि ऑफिस जाते तो ज्यादा ठीक, कुछ को छोड़ दिया जाए तो। उसी तरीके से आप देखिए, 6th हाउस लोगों का एक्टिव, हर आदमी काम करना चाहता है, हमको जॉब करना है, हमको इंडिपेंडेंट रहना है। और 6th हाउस आपकी सेलिब्रेसी का है, फ्रीडम का, वो मैरिज का नहीं है, वो लॉस ऑफ मैरिज का है। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देगा। अब वो डिपेंड ये करता है कि आपके चार्ट में प्रॉब्लम के योग कितने हैं। अब अगर आपके चार्ट में डाइवोर्स का योग है तो डाइवोर्स करवा देगा, नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट का, तो कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, चलती रहेगी। तो ये हर हाउस और प्लेनेट को लेके होता है। तो जब भी कोई प्लेनेट कंबस्ट होता है ना, जिसको हम कहते हैं अस्त, तो जो अस्त हुआ है वो उदय भी होगा। ऐसा नहीं है वो कंबस्ट है तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं देगा। जब उसका टाइम आएगा तो रिजल्ट देगा। ठीक रेट्रोग्रेड प्लेनेट की तरह कंबस्ट प्लेनेट भी ऐसे ही होते हैं, वो इनिशियली आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देते। इनिशियली उस पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, और रिजल्ट मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा। अच्छा, जब भी लोग प्लेनेट को देखे, कोई प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है ना, तो वो सिर्फ इस पे ही फोकस करते हैं कौन सा प्लेनेट कंबस्ट हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि एक प्लेनेट कंबस्ट हो रहा है तो उसको कंबस्ट करने वाला है कौन। जब आप दोनों को स्टडी करेंगे तभी उसका रिजल्ट समझ पाए। तो जब भी कोई प्लेनेट कंबस्ट या अस्त हो जाए तो उसको अस्त करता है सन। सन से ही कोई प्लेनेट कंबस्ट होता है ना। तो आपको दोनों ही प्लेनेट के बारे में पता होना। तो सन आपका स्टेटस है, अथॉरिटी, गवर्नमेंट का है। अब जो प्लेनेट कंबस्ट हो रहा है वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है डिग्री, डिग्री वाइज। तो एक तरह से देखा जाए तो उसके लिए पॉजिटिव भी है। भाई अगर आपको कहा जाए कि आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ रहना है तो वो आपके लिए बुरा थोड़ी है। तो वो उसका पॉजिटिव साइड भी है। इसलिए आप देखिए, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग होंगे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, उनके चार्ट में आपको कंबस्ट प्लैनेट मिलते हैं। लेकिन उसके अपने निगेटिव साइड भी है। मोस्टली क्या करता है कंबस्ट प्लैनेट, आप देखिए लिविंग सिग्निफिकेशन को ज्यादा हार्म करता है, ज्यादातर केस में देखिए। जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि वीनस कंबस्ट ज्यादा खराब है। वीनस कंबस्ट इतना खराब नहीं है जितना वीनस सन से ज्यादा दूर चला जाए। रूल ही कहता है कि सन और वीनस के बीच में 43.5 या उससे ज्यादा का डिफरेंस हो तो मैरिज नहीं होगी। तो उससे अच्छा तो कंबस्ट वाला ठीक है। बस कंबस्ट वाले में प्रॉब्लम ये होता है कि मैरिज हो जाती है, ईगो क्लैशेस होना, इस तरह की प्रॉब्लम होना, ये चीजें रहती
तो किसी भी प्लेनेट के कंबशन को स्टडी करने के लिए आपको पहले सन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो सन के क्लोज आ रहा है, प्रॉब्लम सन की वजह से। तो सन बेसिकली क्या है ना, वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट, लेकिन अगर आप उसकी निगेटिव साइड में जाए तो वो ईगो भी देता है। सन का काम है आपसे सेक्रीफाइस करवाना, वो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएगा और आपको सेक्रीफाइस करवाएगा। लेकिन वही सन अगर निगेटिव हो जाए तो शो ऑफ बहुत करते हैं लोग, जरूरत से ज्यादा शो ऑफ। ये सन का क्वालिटी। अब देखिए, अलग अलग प्लेनेट के कंबस्ट होने के लिए अलग अलग डिग्री बताई, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप चेक करेंगे तो मैं आपको बताऊं, कोई भी प्लेनेट कंबशन का इफेक्ट आपको तभी ज्यादा मिलेगा जब प्लेनेट सन के कम से कम 2 से 3 डिग्री क्लोज में हो, 4 डिग्री। अदरवाइज मार्स जैसे प्लेनेट के लिए 12 से 13 डिग्री उन्होंने बताया है कंबशन। इतनी दूर अगर आप लेना तो आप देखिए मोस्टली लोगों के चार्ट में कंबस्ट मिल सकता है, बट कंबशन का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपको 2 से 3 डिग्री में ही मिलता है। और मरकरी और वीनस तो हमेशा ही सन के आसपास रहते हैं, फिर तो ज्यादातर आपको कंबस्ट मिलेगा। तो वो जो उन्होंने डिग्रियां दी हुई है ना, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब उसको देखेंगे 2 3 4 डिग्री का ही इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक। और कंबशन का बेसिक रोल ये होता है कि जो प्लेनेट सन के आसपास आ जाए ना, उसमें से उसके रजस और तमस वाले जो गुण होते हैं सन उसको खत्म कर देता है और सत्व गुण को बढ़ा। इसीलिए वीनस और मरकरी दो ही आपके चार्ट में रजस प्लेनेट हैं, वो हमेशा सन के आसपास ही रहते हैं। क्योंकि ये वो प्लेनेट है, अगर सन से ज्यादा दूर चले गए ना तो इनके रजस और तमस क्वालिटी ज्यादा बढ़ रजस क्वालिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और दूसरी चीज आप देखिए, जब भी कोई प्लेनेट कंबस्ट हो, दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो सन की तरफ जा रहा होगा या सन को क्रॉस कर चुका होगा। भाई सन से 2 या 3 डिग्री पहले होगा या सन के बाद होगा, कंबशन दोनों तरफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंस समझिए क्या है, कोई प्लेनेट जब सन की तरफ जा रहा हो और कंबस्ट हो जाए ना, तो वो इतना वीक नहीं होता है। पर जब कोई प्लेनेट सन को क्रॉस कर चुका होता है और कंबस्ट हो जाता है, वो ज्यादा वीक होता है। मान लेते हैं आपके चार्ट में सन है 22 डिग्री पे, अब कोई प्लेनेट सन से पीछे 19 डिग्री पे, वो भी कंबस्ट है, लेकिन वो इतना वीक नहीं है। लेकिन अगर कोई प्लेनेट मान लेते हैं सन 21 डिग्री पे, और कोई दूसरा प्लेनेट सन के पास में है 23 डिग्री पे, सन से आगे है, तो वो भी कंबस्ट है, वो ज्यादा वीक माना जाएगा जो सन के आगे हो। कभी भी जब आप कंबशन को रीड करिए तो इस चीज का ध्यान रखिए। उसका रीजन देखिए ये है कि सन को आप समझ जाइए कि एक फायर है, आग लगी हुई, कोई दूसरा उसमें जा रहा है, आप उसके पास गए हैं ना तो आप जले नहीं अभी, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी। लेकिन अगर आप उस आग को पार कर गए, बच भले गए, लेकिन आप जल चुके हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ उतनी नहीं बचेगी। तो जो प्लेनेट सन के पास आ जाता है वो उसको जलाने का काम करता है। सन का एक कॉमन फीचर है, आप ये समझिए, सन जिस हाउस में बैठता है ना, सन कहते हैं लोग फेम का कारक है, ऐसा नहीं। सन जिस हाउस में बैठता है वहां कभी फेम नहीं देता, उस हाउस को हमेशा वो जलाता ही है। भाई आप खुद सोचिए ना, सूरज आपको दूर से रोशनी दे रहा है, आप उसके पास थोड़ी जा सकते, कि हम चले जाएंगे बिल्कुल पास में तो ज्यादा लाइट मिलेगी, उल्टा आप जल जाएंगे। तो सन का ये प्रोमिनेंट ट्रेट है, जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस को जलाएगा उसके लिविंग सिग्निफिकेशन, या जो भी सिग्निफिकेशन नॉन लिविंग। हमेशा सन जो है फेम देता है अपने से 7th हाउस। कैसे? अगर आपका सन 2nd हाउस में बैठा है ना, आप 2nd हाउस की वजह से फेमस नहीं होने वाले, आपको फेम मिलेगी 8th हाउस की वजह से। साधना, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, या 8th हाउस की जो भी सिग्निफिकेशन है। आपका सन बैठा है 3rd हाउस में ना, तो वहां से 7th हाउस हो गया 9th हाउस, आपको फेम मिलेगी अपने नॉलेज की वजह से, उस हाउस की वजह से नहीं जहां सन बैठा हो। उस हाउस में कभी वो आपको फेम नहीं देगा।
उल्ट होता अपोजिट है। जिस हाउस में सन बैठा होता है ना, बाकी लोगों को ये लगता है आपको देख के कि नहीं नहीं, वो पार्ट आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वहां वो आप सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हो, ईगो क्लैशेस है, सफरिंग है, सारे चैलेंजेस आपको देगा। सक्सेस हमेशा अपने से सेवंथ हाउस में देगा। ठीक वैसे ही समझ जाइए जैसे सूर्यदेव लाइट दे रहे हैं आप, वो रोशनी आपको यहाँ से अच्छी लग रही, पास में जाके नहीं। सन आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है ना, आप अपनी वजह से नहीं फेमस होंगे। सेवंथ हाउस है, या तो अपने पब्लिक लाइफ की वजह से या अपने लाइफ पार्टनर की वजह से। अब देखिए फेम दोनों हो जाता है, निगेटिव भी पॉजिटिव, वो डिपेंड करेगा आपका वो हाउस और हाउस लॉर्ड कितना इफेक्ट। मान लेते हैं सन थर्ड हाउस में बैठा है, वहां से सेवंथ हाउस हो गया नाइन्थ हाउस। आप अपने नॉलेज की वजह से, अपने फादर की वजह से फेमस। अब वही नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, एफ्लिक्टेड है। हो सकता है आप फादर की वजह से क्या है, निगेटिव फेम है आपका। फादर आपके कोई गलत काम कर रहे हो तो दुनिया आपको जानती, चोरी करते होंगे तो लोग आपको कहें। अच्छा होगा तो पॉजिटिव होगा वो। सन फोर्थ हाउस में बैठे तो वहां से सेवंथ हाउस टेंथ हाउस, आप अपने करियर की वजह से फेमस हो, अपने काम की वजह से। वहां भी दोनों चीज हो सकती है ना, आपका हाउस और हाउस लॉर्ड बहुत एफेक्टेड है। हो सकता है आपने कोई स्कैम किया हो अपने करियर में, तो आप फेमस हो गए, ईडी की रेड पड़ गई, वो भी आपको फेमस कर देगी ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन फेम आपको हमेशा सन से सेवंथ हाउस में मिलेगी। आप चेक कर लीजिएगा। अब ये डिपेंड करेगा आपके ओवरऑल चार्ट के ऊपर। ये फेम नेशनल है, इंटरनेशनल, लोकल है, क्या है, वो तो आपके चार्ट के योग बताएंगे, लेकिन उसकी वजह से लोग आपको जानेंगे जरूर। जहां सन बैठा है उससे सेवंथ हाउस, उस हाउस के सिग्निफिकेशन, वहां प्लेनेट है तो प्लेनेट के सिग्निफिकेशन, और उन प्लेनेट की लॉर्डशिप चेक। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का ये बेसिक रूल होता है। कोई भी चीज अगर आपको चेक करनी है तो हाउस हाउस लॉर्ड ही देखने हैं आप, और वहां पे जो प्लेनेट बैठे। सन सिक्स हाउस में बैठा है, वहां से सेवंथ हाउस ट्वेल्थ हाउस, आप फॉरेन गए और फेमस हो गए। तो ठीक वैसे ही जब भी कोई प्लेनेट कम्बस्ट होगा और सन के क्लोज आ जाएगा, तो सन का काम है उसको जलाना। आप देखेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में ना, लोग आपको देखेंगे तो उनको ऐसा फील आएगा कि इसका लाइफ तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर आप बहुत परेशान होंगे, उस एरिया में बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस कर रहा हूँ। मतलब वो तो आपको ही पता होता है कि सिचुएशन क्या है। जैसे सन और वीनस साथ में बैठे और बहुत क्लोज हो जाएं, लोग आपको देखेंगे तो ऐसा लगेगा उनको कि इनकी मैरिड लाइफ बेस्ट है, ये बेस्ट कपल है। लेकिन आप जब उनसे रियलिटी में बात करेंगे तो अपोजिट होगा, वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान होगा अपनी मैरिड लाइफ में, ईगो क्लैशेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, सेपरेशन है। उनको देख के सिर्फ आपको ये फील आएगा कि नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप देख लीजिएगा, जैसा मैंने कहा वो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट के ऊपर, लेकिन आपको सीवियर प्रॉब्लम मिलेगी जिनका सन और वीनस बहुत क्लोज डिग्री में। जैसे एक क्लाइंट थे, उनका सन और वीनस बहुत क्लोज डिग्री में था, उनका फेसबुक का डीपी ऐसा था, हस्बैंड वाइफ बच्चे तीनों लोग, क्या आपको लगेगा आइडियल फैमिली। उनका डाइवोर्स का केस चल रहा है। इस तरीके से। तो जो भी प्लेनेट कम्बस्ट, सन सैटर्न के साथ कम आ जाए, सैटर्न कम्बस्ट हो या सैटर्न बहुत क्लोज हो जाए, ठीक है उस इंसान का। अब ये लोग बहुत अच्छी जॉब या करियर में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपने करियर में हमेशा परेशान हो, डिससेटिस्फाइड। क्यों? इनको जितना सक्सेस चाहिए ना उतना नहीं मिला, इनको लगे, या किसी ना किसी और रीजन की वजह से, या वर्क प्लेस पे ईगो क्रैशेस बहुत ज्यादा है। लेकिन लोगों को देख के ऐसा लगेगा नहीं नहीं, इस इंसान का करियर तो बहुत अच्छा है, इनकी जॉब तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आप उस इंसान से पूछ के देखो। वीनस है, सैटर्न, जुपिटर को लेके। जुपिटर आपके बच्चे का कारक है, नॉलेज का, नॉलेज की वजह से, गुरु की वजह से और बच्चों की वजह से आप परेशान। इसका रीजन क्या होता है कि जब भी कोई प्लेनेट सन के पास बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए ना, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपकी डिजायर बहुत ज्यादा होती
आपको हमेशा टॉप पे जाना है, सक्सेस चाहिए। लेकिन इंसान उतनी मेहनत नहीं करना चाहता, आप देखिए। उसकी डिजायर तो होती है, और इसी वजह से लोग परेशान रहते हैं। भाई आप ठीक उस तरीके से समझिए, मान लेते हैं सन आपका प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, और आप उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं होता जिसको चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना होता, आप देखिए। भाई जो इंसान अगर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ उठ बैठ रहा है तो उसकी भी डिजायर होगी ना, हम भी तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते। आप पॉलिटिक्स में देखिए, एक छोटे से विधायक को भी लगता है कि गवर्नमेंट हमारी वजह से ही बनी। आपको बहुत सारे केस ऐसे मिल जाए। वो बात की बात है कि जब चला जाए तब उनको समझ में आता है कि हम तो कुछ नहीं थे। लेकिन जब वो उस एनवायरनमेंट में होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं हम भी बन सकते हैं, उनका भी डिजायर होता है। तो सन के साथ जो प्लेनेट बैठेगा ना, वहां पे आपका डिजायर बहुत हाई होगा, लेकिन आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते। अब होता क्या है कि जब हार्डवर्क नहीं करना चाहते तो ऐसे लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश। तो जो भी प्लेनेट सन के आसपास आ जाएगा ना बहुत क्लोज, वहां आप हमेशा शॉर्टकट लेंगे। कोई ना कोई रूल तोड़ना है, रूल ब्रेक करना है, स्किप करना, कुछ ना कुछ आप करेंगे। सन मरकरी के साथ है, बैकडोर से एडमिशन ले लिया, एजुकेशन का कर है, या एजुकेशन को लेके या मरकरी वाली चीजों को लेके कुछ ना कुछ आप स्किप करेंगे। सन वीनस बहुत क्लोज डिग्री में है, मैरिज में कोई रूल नहीं फॉलो किया, ट्रेडिशन नहीं फॉलो किया, कुछ ना कुछ स्किप जरूर कर देंगे। जैसे एक चार्ट था मेरे पास, अरेंज मैरिज हो रहा था लेकिन फिर भी वो लोग कोर्ट मैरिज कर, इस तरीके से आपको मिलेगा। कोई ना कोई ट्रेडिशन छोड़ देना है, कोई ना कोई रूल स्किप, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सन सैटर्न के साथ है, आपको करियर में टॉप पे जाना है, आप शॉर्टकट मार रहे हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि आप शॉर्टकट मत मारिए, वरना आपको सेटबैक देखना पड़ेगा। अगर आपकी डिजायर है, आपको सक्सेस चाहिए ना, आप हार्ड वर्क कीजिए। आपको लगता है किसी दूसरे को देख के कि इंसान सक्सेसफुल हो गया, हम नहीं हो पाए, आप भी मेहनत कीजिए, हो जाएंगे जब आपका टाइम है। उसका रीजन ये है कि सन का एक सिग्निफिकेशन है सेक्रीफाइस करवाना। तो जो भी प्लेनेट सन के साथ बैठा है, इनिशियली आपको वहां सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगी। और मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते, वो शॉर्टकट लेने की कोशिश। भाई बहुत सारी कंट्रीज में आप देखें, गवर्नमेंट बन गई, कूप हो जाता है, गवर्नमेंट गिरा दिया, ओवरटेक कर लिया, वो शॉर्टकट ही है ना। उनके पास ये भी ऑप्शन हो सकता है कि भाई डेमोक्रेसी, आप खुद ही जाइए इलेक्शन में, अगर लोग आपको सिलेक्ट करेंगे तो आप बन जाएंगे मिनिस्टर। तो जो भी प्लेनेट सन के आसपास बैठे, उसके कारक तत्व तो लॉर्डशिप को लेके आप हमेशा शॉर्टकट लेने की कोशिश। ठीक, तो वहां पे शॉर्टकट मत लीजिए, प्रॉपर हार्ड वर्क कीजिए, रूल्स फॉलो कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कम्बस प्लेनेट ऐसा नहीं सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा सन का एक टेंडेंसी है सेपरेटिव, वो सेपरेट करता है चीजों। तो जो भी प्लेनेट सन के साथ बैठ जाए, स्पेशली उसके लिविंग सिग्निफिकेशन को देखिए, वहां से वो आपको सेपरेट करेगा। वीनस के साथ बैठा है, मैरिज में सेपरेशन या स्पाउस से किसी ना किसी रीजन की वजह से सेपरेशन जरूर हो। नहीं डाइवोर्स हो गया तो आप ईगो क्लैशेस बहुत हैं, अलग अलग रह रहे हैं। जुपिटर बैठ गया, बच्चों के साथ ईगो क्लैशेस, बच्चों से सेपरेशन, अपने गुरु से आपके ईगो क्लैशेस हो जाएंगे। मार्स बैठ गया ब्रदर से, मरकरी बैठ गया आपके फ्रेंड से, मून बैठ गया मदर से। तो उस लिविंग सिग्निफिकेशन से आपको सेपरेट जरूर करवाएगा। ठीक। तो जो भी लिविंग सिग्निफिकेशन उस प्लेनेट की,
उनके आप कारक तत्व भी देख सकते हैं, लॉर्डशिप देख सकते हैं। मान लेते हैं सन वीनस के साथ बैठा है, वीनस फिफ्थ लॉर्ड है, तो बच्चों से तब भी सेपरेशन। इसके अलावा सन के साथ जो भी प्लेनेट बैठे ना, वो आपको एक इंटरनल ह्यूमिलिएशन जरूर देगा। आप लोगों के सामने भले कितना भी शो ऑफ कीजिए, सब कुछ अच्छा चल रहा, अंदर अंदर आप खुद ही ह्यूमिलिएट होते। जो भी प्लेनेट बैठ जाए उसके कारक तत्व तो लॉर्डशिप देखिए, वहां पे आप ह्यूमिलिएशन फेस करेंगे। बस बाहर आप शो ऑफ करते रहते हैं, नहीं सब अच्छा चल रहा। और जैसा मैंने कहा, वहां पे आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। उस प्लेनेट को देखिए, अगर आपका सन वीनस के साथ बैठा है तो रिलेशनशिप तभी अच्छा चलेगा जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। पूरी सन वीनस के साथ बैठ जाए ना जिस नेटिव के चार्ट में, उसको रिलेशनशिप में पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाना पड़ता और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आपका रिलेशन चल पाएगा। सन जुपिटर के साथ बैठ जाए, अपने गुरु के लिए, अपने फादर, अपने बच्चों के लिए आपको सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ेगा और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप उठाएं। सन मून के साथ बैठ जाए, आपके मदर को लेके आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इमोशनल लेवल पे बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक। तो सन मून के साथ जब बैठ, तो सन जब भी मून के साथ बैठे तो आपको इमोशनल लेवल पे बहुत सेक्रीफाइस करवाएगा। इसलिए आप देखिए, सन मून जिनके चार्ट में बहुत क्लोज कंजंक्शन में, एक तो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं अपने लॉजिक और इमोशंस में, कहाँ इमोशन यूज करना है कहाँ लॉजिक, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इनडिसाइसिव हो, डिसीजन मेकिंग ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होता। ठीक। इसके अलावा पेरेंट्स के साथ इनके ईगो क्रैशेस मिलेंगे आप। ठीक। और मोस्टली आप देखिए, ऐसे लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे, करियर में सक्सेसफुल होंगे, बट रिलेशनशिप का पार्ट हमेशा इनका प्रॉब्लमेटिक ही रहता है, क्योंकि इमोशनल लेवल पे ही बहुत परेशान रहते हैं। ये खुद अपने इमोशंस नहीं हैंडल कर पाते। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग और इमोशनल होते हैं, बट केयर है, इमोशनल सपोर्ट वो दिखा नहीं पाते सही समय पे सही लोग। या तो गलत इंसान को इमोशनल सपोर्ट दे रहे होते हैं, जो इनको ही चीट कर लेता है, या गलत समय पे। इसीलिए हमेशा ये लोग गलत इंसान के साथ रिलेशन में इन्वॉल्व हैं। सन मार्स के साथ बैठे, ब्रदर के लिए सेक्रीफाइस, प्रॉपर्टी को लेके आपसे सेक्रीफाइस करवाए। और जब कोई प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है ना, तो उसके सिग्निफिकेशन को आप पूरा यूज भी नहीं कर पाते, या आप पूरा एंजॉय नहीं कर पाते। सन वीनस के साथ कंबस्ट है, मैरिज हो गया, मैरिज को एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक। लग्जरी कंफर्ट सब कुछ है, उसको यूज नहीं कर पा रहे, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस सन का काम ही है सेक्रीफाइस करवाना। सन मून के साथ बैठा है, ये लोग बहुत इमोशनल है, बहुत केयरिंग है,
लेकिन कभी अपना इमोशनल सपोर्ट, केयर वो दिखा नहीं पाएंगे सही समय पे, सही लोगों को। लोगों को ऐसा ही लगेगा ये इंसान बिल्कुल भी केयरिंग नहीं, ये बहुत इमोशनल और केयरिंग हो। ये लोगों को ऐसा फील आएगा कि ये इंसान बिल्कुल भी केयरिंग, बिल्कुल इमोशंस नहीं है इनके अंदर। मरकरी कंबस्ट हो जाए, आपको कम्युनिकेशन को लेके इशू, या तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, या कहेंगे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, प्रॉब्लम आएगा। मार्स है, आपके अंदर करेज है, विल पावर है, उसका आप यूज नहीं कर पाएंगे टाइम। जहां जरूरत होगी आप दिखाई नहीं पाएंगे अपना करेज और विल पावर, वैसे भले आप बहुत करेजियस। जुपिटर सन से कंबस्ट है, वैसे तो अच्छा ही हो गए, नॉलेज बहुत है ऐसे लोगों के पास, सब कुछ है, लेकिन ईगो, होता क्या है ना, सन वाली स्किल को आप क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि आप ईगो की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर ईगो है। सन जुपिटर के साथ कंबस्ट है, जुपिटर अगर कंबस्ट है सन के साथ, ईगो की वजह से ये इंसान अपने नॉलेज का यूज ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस इंसान के अंदर ईगो आ जाए तो उसकी अच्छाइयां भी वो नहीं यूज कर पाता। आपके अंदर एग्रेशन है, ईगो है, तो आप नहीं यूज कर पाएंगे। आपके अंदर बहुत अच्छाइयां होंगी, वो भी बेकार हो जाए। तो नॉलेज इनके पास बहुत है, ये उसका यूज नहीं कर पाएंगे। जुपिटर गाइडेंस का कारक है, ये लोग सही गाइडेंस नहीं देते लोग, या किसी को गाइडेंस देना ही नहीं चाहेंगे। नॉलेज बहुत है, ईगो की वजह से वो नॉलेज इनके किसी काम का है ही नहीं। तो जो भी प्लेनेट कंबस्ट हो जाए वहां पे हम्बल रहना सीखे, तभी आपको सक्सेस मिले। होता है सन जुपिटर वाले हैं, नॉलेज इनके पास बहुत है, बट वो नॉलेज यूजलेस हो गया इनके ईगो की वजह से। तो कोई भी प्लेनेट कंबस्ट हो जाए, आप ये समझ जाइए उसको लेके सेक्रीफाइस आपको इनिशियली बहुत करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क कीजिए, तब जाके कहीं आपको रिजल्ट। शॉर्टकट लेने जाएंगे नहीं देगा रिजल्ट, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम्बल रहने की कोशिश। तो ओवरऑल कंबस्ट प्लैनेट इसी तरीके से रिजल्ट देते हैं। चलिए आपको क्वेश्चन आंसर ले लेते जिनके कैमरास ऑन है उनके क्वेश्चन लिए जाएंगे, पर्सनल क्वेरीज नहीं ली जाएंगी, इस बात का ध्यान रखें। सो स्टार्टिंग विथ सुब्रतो जी, अनम्यूट करें। सर प्रणाम सर। हैं। जी प्रणाम। सर 10th हाउस में तो एक्चुअली सन आपका दिग्बली हो जाता है, तो क्या 10th जी हाउस में भी सर सन अपना मतलब जो पर्सन है उसको आपका काम के लिए नहीं जाना जाएगा, या खाली 4th हाउस के लिए जाना जाएगा? हाँ बिल्कुल। और दूसरा सर, अगर किसी का सन, अगर मैंने मान लीजिए सन पाप खातिर में पड़ गया हो, तो उस हिसाब उसमें अगर हम उस सन को किसी सन को रेमेडी करें, तो उसमें तो उसका अच्छा ही होगा क्या उसका बुरा होगा फिर? ये खाली अच्छा सन होगा। अच्छा होगा ना? ठीक है सर, हम्म। ओके। किरण जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। सर अभी आपने जी ये नमस्कार। सन और उसका कंबस बताया, अगर ये ट्राइन में है तो भी यही रिजल्ट देंगे जो अभी आपने बताया देखिए, कोई कंबस प्लेनेट में? कंबस्ट हो जाए, तो मैं ये बताना भूल गया था, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में भी आपको इश्यूज आएंगे, जो प्लेनेट सन हाँ, से बॉडी कंबस्ट पार्ट में, मतलब जिस हो। हाउस में कंबस्ट हुआ उसी हाउस के बॉडी पार्ट में आएंगे ना सर? उस हाउस में और उस प्लेनेट के बॉडी पार्ट में, जैसे सन वीनस से कंबस्ट हो जाए तो रिप्रोडक्टिव पार्ट का इशू, हाँ जी, फीमेल्स में एग का प्रॉब्लम, मेल्स में सीमेन काउंट हाँ का जी। प्रॉब्लम, इस तरीके से। तो ये ट्राइन में भी वही रिजल्ट देंगे अगर नहीं ट्राइन में बैठे हैं तो कंबस्ट? नहीं नहीं, ट्राइंग में। मतलब साथ, ट्राइन का इसमें रोल जब नहीं है? साथ हो। नहीं। साथ, ठीक है सर, जी थैंक साथ यू बैठे। सर। असीम जी अनम्यूट करें। कल मैं एक सवाल कल के सेशन के बारे में पीयूष जी आपसे पूछना चाह रहा था। थोड़ा एक केस स्टडी में रात में पढ़ रहा था 12-1 बजे। एक केस में चंद्रमा जो है वो 8th हाउस में बैठा है, स्वराशि होके, मतलब उसमें, और फर्स्ट और 8th हाउस का लॉर्ड जो कि है वीनस, वो 11वें में बैठा है रेट्रोग्रेड। पीयूष जी,
ये बहुत यूनिक बात थी, हम्म। क्योंकि चंद्रमा आपने बताया ऑपोजिट होता है हमेशा जुपिटर का, इसका वीनस का। नाउ वीनस इज रेट्रोग्रेड इन 11th हाउस, और चंद्रमा बैठा है 8वें में, जबकि वीनस की लॉर्डशिप जो है 8वें स्थान की है, तुला लग्न है। तो इस सिनेरियो में बड़ा मुझे कॉम्प्लिकेशन लग रहा था कि कैसे वी विल मेक अ स्मॉल प्रेडिक्शन। अंजलि जी अनम्यूट करें। हेलो। जी हेलो। पूछिए पूछिए आपका। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं पूछना चाह रही थी कि अगर कोई प्लेनेट अस्त भी है और वक्री भी है तो उसका क्या असर होगा? बकरी के रिजल्ट कल पढ़ा दिए थे, अस्त के आज पढ़ा दिए, दोनों अप्लाई कर लिए। तो दोनों रूल काम करेंगे अलग अलग? जी काम करें। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने इवेंट वाला बताया था, भृगु वाला, तो उसमें जैसे कोई किसी का हाउस एक्टिव हो रहा है और उसकी दृष्टि जहां पड़ेगी, अगर वहां कोई प्लेनेट है तो वो भी एक्टिव होगा कि नहीं? या नहीं, उस हाउस पे दृष्टि को नहीं लेना है? नहीं, दृष्टि को लेंगे, लेकिन वो दृष्टि को लेने का मेथड दूसरा होता है, हाउस पे नहीं। जैसे मान लिया किसी का हाउस एक्टिव हो रहा है और वहां का लॉर्ड शनि है और शनि शुक्र को हम्म। देख रहा है, तो वो एक्टिव माना जाएगा कि नहीं? वो माना जाएगा, लेकिन वो बहुत वीक योग होंगे, आप देखिए। माना तो जाएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मनोहर महोहर जी अनम्यूट करें। महोहर जी अनम्यूट करें। हाँ सर हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्ते। सर जैसे अगर सन और सैटर्न में अगर है तो उसमें क्या होगा? सर सैटर्न का भी बताया तो कम्बस्ट हो जाएगा, तो क्या रहेगा? मैं थोड़ा समझ आप नहीं लेक्चर आता। सुनते। हाँ नहीं, वो सुनता तो हूँ मैं, लेकिन वो थोड़ा समझ नहीं आता इसमें। देखिए, अगर आपका सैटर्न कम्बस्ट है तो आपको वर्क प्लेस पे चैलेंजेस आएंगे, ईगो क्लैशेस होंगे। आप चाहते हैं टॉप लेवल पे जाना, लेकिन वो नहीं हो पाएगा इस तरीके। ठीक है। नेक्स्ट नीतू जी पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि सन के साथ अगर कोई प्लैनेट कंबस्ट हो रहा है लेकिन वो रेट्रो है, तो क्या वो कोई डिफरेंस करेगा? नहीं, कोई डिफरेंस मींस कि उसको भी कंबस्ट करेगा और कंबस्ट ही माना नहीं। जाए? और जी सर जो प्लैनेट्स को सन अगर कर रहा है कंबस्ट लेकिन राहु एग्जैक्ट साथ में है, तो फिर हम क्या कहेंगे अगर सन ही एफ्लिक्टेड हो गया तो? देखिए, राहु केतु कंबस्ट होते नहीं, सन राहु का कॉम्बिनेशन उसका अलग प्रिडिक्शन होगा, जिसको कंबस्ट कर रहा है उसका कंबशन लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम। ओके, मींस दोनों का अलग अलग अप्लाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। जयशीला जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर आपने ये जो सन के साथ मार्स का बताया, हम्म। तो मार्स का जो ट्रेड्स है वो हम्म। वर्किंग प्लेस में कैसे इफेक्ट होता है सर, कंबस्ट वर्क प्लेस होने पे से? अगर मार्स होगा तो आप देखिए बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे आपके वर्क प्लेस। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एग्रेसिव होने की वजह से आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम देगा। जी। और एक और बात है सर, आपने जो बीसीपी बताया, तो उसमें भी अगर जिस साल चल रहा है उसमें सेम कॉम्बिनेशन आ गया, तो मतलब सन और मार्स का इफेक्ट आ गया, तो सेम इंटरप्रिटेशन होगा सर? नहीं नहीं, उससे क्या मतलब है। वो तो एक टाइमिंग का पार्ट है, टाइमिंग का काम होता है सिर्फ इवेंट को एक्टिवेट करना। बाकी इवेंट क्या होगा वो तो आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा। अच्छा, थैंक यू सर। रवि जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हेलो। मेरा आपके कोर्स से रिलेटेड है, जो भी आपने ट्रांसफर कोर्स बताया, उसमें नंबर, जो फोन नंबर है जिस पे पेमेंट करना है, वो देख नहीं पाया था। और उसके दिखा अलावा एक दीजिए। ओके इसमें ये ओके। ये महादशा, देखिए। दशा महादशा। किसमें, इसमें महादशा नहीं, ये महादशा का कोर्स नहीं है भाई, ये भृगु चक्र पद्धति और ट्रांजिट के ऊपर। पेमेंट डिटेल ये है, और नंबर हमारा जीपे फोन पे पेटीएम पे ये 99903693।
नेक्स्ट अनु जी पूछिए। अनु जी अनम्यूट करे। अजित जी अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रणाम सर। जी प्रणाम। हाँ सर, ये 10th हाउस में सन है और उसमें कंबस्ट हो गया है मरकरी और साथ में जुपिटर है सर। तो सर ये अगर ये बैकबोन की डिसीज जैसे डिस्क स्लीप और इस तरह की डिसीज उसी के कारण हो गया, ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अच्छा सर, थैंक यू सर। पारुल जी अनम्यूट कीजिए। Sir, my question is regarding डिग्रिकली एक हाउस में दो प्लेनेट है और आगे का भी प्लेनेट में डिग्री कम है, तो डिग्रिकली देखने का कि खाली भाव ही देखने का? वैसे आप देखिए सॉफ्टवेयर में जो प्लेनेट कंबस्ट होते हैं, रेट्रो होते हैं, खुद ही मेंशन, आप खुद देखना नहीं पड़ेगा। ठीक। एंड व्हाट इज द रेंज सर? देखिए मैंने आपको कहा ना कि अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग रेंज। जैसे मार्स को लोग 12 डिग्री तक भी कंबस्ट लेते हैं, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि 2 से 3 डिग्री 4 डिग्री तक कोई प्लेनेट है अगर सन के क्लोज में, तभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिलेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं मिलते। Sir, then we don't have to consider only that it is combust. हाँ तब मैं कंबशन नहीं लेता हूँ। जैसे मार्स है, लोग 12 डिग्री तक कंबस्ट, कुछ प्लेनेट है 13-14 डिग्री तक, वो कंसीडर नहीं करते। Okay. मतलब बाकी Because लोग करते होंगे, मैंने तो नहीं देखा अपने एक्सपीरियंस। sir, because some software says it is combust, some doesn't say. For example, if sun is in one house and say it is 20 degrees, and when we go, when a planet is in the next house, it is only 2 degrees. So अभी 10 और 12 डिग्री का हो गया डिफरेंस, बट द हाउस हैज चेंज, सो देन व्हाट डू वी कंसीडर इट एज तो combust? मैंने आपको बताया ना कि अगर 2 से 3 डिग्री क्लोज है तभी आप उसको लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। ठीक है, Okay. जब 12 डिग्री का आ गया तो बात ही खत्म। Okay, sir. ठीक। Thank you. नेक्स्ट अर्पण जी बोलिए। आप अनम्यूट है, बोलिए, वॉइस नहीं आ रहा है आपका। अंकित जी अनम्यूट करें। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर कल मैं पूरी रात आपके एक एग्जाम्पल के बारे में सोचता रहा, वो एडमिट कार्ड और स्कूल वाला। काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया था आपने। वो रेट्रो वाले प्लान हम पढ़ा रहे थे, आपने एग्जाम्पल दिया था ना कि बिना एडमिट कार्ड के कैसे आप एग्जाम देने स्कूल जा सकते हैं, वो वाला। तो सर मैं ये समझना चाह रहा था, जो रेट्रो प्लैनेट होता है वो क्लॉकवाइज मूव करता है, एम आई राइट? तो फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज प्लेस्ड इन द 7th हाउस, तो उसकी डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स 6th 5th 4th हाउस, करेक्ट? तो उसका जो बैक ऑफिस होगा, जो मतलब रिवर्स गियर में जब वो जाएगा, तो वो 8th हाउस के पेंडिंग कर्मास दिखा रहा है। नहीं, ये रिवर्स क्यों जाएगा, आप गलत समझिए। अगर वो 7th में, तो जैसे नॉर्मल फॉरवर्ड मोशन होता है वो 8th में ही जाएगा, बट वो जब रिवर्स में मूव करेगा तो 6th में जाएगा। पर रेट्रो तो कहते हैं ना सर, वक्री मतलब ऑपोजिट चलता है। फॉर नहीं भाई, एग्जाम्पल सब अपोजिट ही तो चला रहे हैं, आप सुनिए, आप समझिए। ठीक है, सारे प्लेनेट फॉरवर्ड मोशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड मींस फर्स्ट एंटी हाउस से क्लॉकवाइज। सेकंड। हाँ, हाँ जी। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू। ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे। ठीक ओके है, लेकिन ओके सिर्फ एक हाउस पीछे जाते हैं क्लॉकवाइज। तो 7th में तो जाना तो 8th में ही है, लेकिन हाँ वो 6th के रिजल्ट देगा तब जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लैरिफिकेशन सर। सर इसमें हम जैसे वो एडमिट कार्ड और स्कूल एग्जाम वाला आपने एग्जांपल दिया था, इसमें हम प्लैनेट और उस हाउस को कैसे डिकोड करें, कैसे समझें कि क्या पास पेंडिंग कर्मा है, कैसे मतलब जोड़े वही उनको? तो मैंने कल आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्लेनेट 7th हाउस में बैठे, ठीक है, आपको मैरिज करनी है। इनिशियली आपका फोकस होगा रिलेशनशिप में, लेकिन समहाउ लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट होंगे कि वो 6th हाउस की तरफ आप फोकस करेंगे, अपोजिट पीछे वाले हाउस में चला जाएगा। ठीक है, अब है 6th हाउस के जो चीजें उनको कंप्लीट करेंगे, वापस फिर 7th हाउस पे आ जाएंगे, मैरिज और रिलेशनशिप। सो उस पर्टिकुलर प्लैनेट का भी कोई रोल काउंट होगा उसमें व्हेन इट गोस टू 6th हाउस, कि उसके कारक हाँ तत्व बिल्कुल नॉन होगा, उसके सबका कारक होगा। तत्व, उसके सिग्निफिकेंस पे भी जी ध्यान देना है ना, कि क्या क्या वो 6th जी हाउस में कर सकता है, क्या क्या उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। थैंक यू सो मच सर। जी। मनु बेटा बोलो। नमस्ते सर। सर थैंक यू आज की क्लास के लिए।
सर मेरा क्वेश्चन था, रेट्रोग्रेशन भी समझ आ गया और कंबशन भी। मेरा क्वेश्चन था जैसे लग्नेश सपोज मरकरी हो और वो रेट्रोग्रेड और कंबस्ट दोनों हो जाए तो क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? हर प्लेनेट की मैंने कहा ना लॉर्डशिप और दोनों चीजें लेंगे। मरकरी आपका जिन चीजों का कारक है उसको लीजिए, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, इंटेलिजेंस। और लगन लॉर्ड है तो लग्नेश को लीजिए, लगन के सिग्निफिकेशन। ठीक तो है, सर जैसे आपका हेल्थ हेल्थ है, आपका इश्यूज। इंटेलिजेंस। थैंक यू सर। जी क्या है, थैंक यू। सुकन्या जी अनम्यूट करें। हेलो, नमस्कार। नमस्ते। जी सर, मेरा 2 क्वेश्चन था। एक तो अगर सन के द्वारा मर्क्यूरी कॉम्बस्ट है और सन केतु है सेम डिग्री में, तो हम अलग अलग से कंसीडर करेंगे राइट कि मर्क्यूरी के ऊपर केतु का भी इफेक्ट हो रहा है और मतलब मर्क्यूरी कॉम्बस्ट जो हो रहा है वो अलग अलग कंसीडर करेंगे राइट? वाह, बिल्कुल। जी सर। और दूसरा आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। ओके। मोनिका जी अनम्यूट करें। सर जो बीसीपी का आपने बताया है कि अगर कारक एक्टिव होता है तो भी इवेंट हो जाएगा, तो उसमें हम कारक पराश्री वाले लेंगे या बीएनएन वाले? नहीं, पराश्री हो। पराश्री। ठीक है। और सर सेपरेशन और डिवोर्स के लिए क्या मार्स को लेते हैं कारक? जी। और जो कंबस्शन का है, तो अगर जो प्लैनेट की अच्छी पोजीशन मानी जाती है जैसे एक्सॉल्टेशन है या ओन साइन है, तो अगर एक्सॉल्टेशन ओन साइन वाला प्लैनेट अगर कंबस्ट होता है तो क्या थोड़े नेगेटिव रिजल्ट कम हो जाते हैं? देखिए, कोई भी प्लैनेट कंबस्ट होगा उसके जो नेगेटिव होंगे वो मिलेंगे और पॉजिटिव भी मिलेंगे, चाहे वो एक्सॉल्टेड हो चाहे जो एक्सॉल्टेशन के अपने रिजल्ट देगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। प्रशांत जी बोलिए। प्रशांत जी अनम्यूट करें पहले। जय श्री कृष्ण अनुज सर, जय श्री कृष्ण पीयूष सर। सर जय श्री बीएन अपने बीसीबी में जो बताया कि आपकी रनिंग एज लेनी है और रनिंग एज आपका D1 में अगर लग्न में है तो या तो वो हाउस का देगा या तो उसका जो लॉर्ड जहां पे बैठा है वो भाव का देगा। एम आई राइट जी सर? जी तो हाँ, तो सपोज D1 में लगन में धनु लग्न है जिसका लॉर्ड गुरु 5th हाउस में बैठा है, तो वहीं तक ही ना, फिर उसको आगे नहीं देखना है ना वो कहाँ बैठा है वो। नहीं। नहीं ना? ओके सर, थैंक यू सो मच, वंडरफुल क्लास सर, थैंक यू वंडरफुल क्लास, थैंक यू अनुज जी। क्या जी अनम्यूट कीजिए। सर सन अगर 28 डिग्री और वीनस 25 डिग्री पे है, तो ये डिनाइल मैरिज का योग हो जाएगा अगर वीनस के साथ है तो? नहीं, ऐसा तो नहीं। ये किसने कहा? ऐसा तो नहीं। नहीं, आपने कहा ना नहीं कि 2 से 3 डिग्री से होगा तो मैरिज में प्रॉब्लम देगा अगर सन है तो। नहीं, अगर मैरिज में सन के प्रॉब्लम साथ होने का मतलब वीनस है मैंने ये तो? नहीं कहा कि मैरिज नहीं होगी। मैरिड लाइफ में अच्छा। क्लैशेस हैं, ईगो क्लैशेस। और वो वीनस ऊपर से कंबस्ट और ये दोनों है, मतलब वक्री भी है और अस्त भी है। वो भी ऐसा नहीं, मैरिज नहीं। और सर इसका अगर रेमेडी करना है तो वीनस का करना है या सन का? वीनस का। काम करता है सर रेमेडी? हाँ बिल्कुल, 100% काम। अच्छा। और सर ये जो क्लास आ रहा है ना आपका, तो हम्म। जैसे आपने ये लगन चार्ट से बताया वैसे ही आपने एक बार ना नवमांश से सन से एक्टिवेशन का बताया था। वो तो बीसीपी नहीं है, वो दूसरा मेथड। हाँ वो दूसरा मेथड था, लेकिन वो मैं लगाती हूँ ना मतलब कंसल्टेशन में, तो वो भी राइट जाता है, तो ये भी लगाऊंगी। और ये जो वो क्लास आ रहा है सिर्फ तो आप चंद्र से चंद्र कुंडली से भी सिखाने वाले हैं ना? हाँ, लगन और चंद्र दोनों से देखेंगे, ट्रांजिट भी देखेंगे। अच्छा सर, वो करना है मुझे, मैं एनरोल होती। थैंक यू। जी थैंक यू। अर्पण जी बोलिए। हाँ जी। सर मेरे को पूछना था कि सर अगर 0 डिग्री का सन है तो सर, और जैसे मार्स 4 डिग्री का है, तो उसमें तब भी इतनी पावर है कि कंबशन उसको सर कंसीडर करेंगे ही? सूरज बादल में छुपा हो ना तो भी इतनी पावर होती है कि आप उसके पास जाएं तो आपको जलाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। वाह व्हाट एक्सप्लेनेशन। उषा जी अनम्यूट करें। सर एक तो जो आपने बीसीपी में बताया था, किसी एक कुंडली दिखाई थी जिसमें रनिंग एज शायद 23 या ऐसे आ रही थी, जिसमें 11वां घर एक्टिवेट हो रहा था। तो सर वो तो हमारे पास मतलब पहले से था,
लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आया कि आप ही ने पहले पढ़ाया कि 7th हाउस 7th लॉर्ड और कारक वीनस। यहाँ पे आपने बोला कि सन और वीनस एक साथ बैठे क्योंकि 11वें घर में सन की राशि है। पर सर हम 11वां घर क्यों ले रहे हैं, 11वें घर के लॉर्ड को क्यों ले रहे हैं? 11वें घर के लॉर्ड को इसलिए रहे हैं, उसी ईयर में उनका मैरिज ही हुआ है। तो सर अगर हम किसी का देख रहे हैं कि कब होगा, ये तो हमने चेक बैक किया, लेकिन अगर किसी को बताना है तो फिर हम कैसे देखेंगे? उसके लिए आप क्लास में आइए, आपको पता चल जाएगा कैसे कंफर्मेशन करते ठीक है हैं और सर। क्या ऑप्शन। हाँ सर, मतलब पहले यही बताया था आपने वैदिक में कि 7th हाउस 7th लॉर्ड और वीनस, इससे ऐसे शादी ही देखते हैं, करेंगे तो इसमें इसलिए भी, मेरे को ठीक है। जी हाँ, इसमें भी ठीक वही है कर रहे हैं, या तो 7th हाउस एक्टिव होना चाहिए, 7th लॉर्ड या वीनस। जी वीनस एक्टिव हुआ तो ठीक है। मैरिज हो गया। ओके सर, राइट सर, थैंक यू सर। संदीप कुमार अनम्यूट करें। संदीप जी वॉइस नहीं आ रहा है। प्रत्युंजय बोलो बेटा। सर अच्छा, अगर वो कंबस्ट ना करे, मून और सन एक साथ बैठे, 14 डिग्री का डिफरेंस है, तो जो आपने बताया वो तब भी लगेगा 10th हाउस में? नहीं, तब ऐसा नहीं। तब नहीं होगा। और सर जैसे रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, अगर वो कोई शत्रु राशि में बैठा है, फिर उसका इफेक्ट, जैसे सैटर्न है 2nd हाउस में वक्री, वो बैठा है लियो में, तो शत्रु राशि है, फिर कैसा इफेक्ट करेगा? अरे शत्रु राशि के रिजल्ट अलग मिलेंगे, रेट्रोग्रेशन वाले तो आपको मिलेंगे नहीं। अच्छा, तो मतलब तब बैड इफेक्ट देगा ही, पक्का है? हाँ, तब पूरे 100% बैठ जाएंगे। लतिका जी कुछ अनम्यूट करें। नमस्ते सर। सर मैं न्यू हूँ और मैं बोल रही हूँ कि जो एक्टिव वो सब बोल रहे हैं कि एक्टिवेट होना है, एक्टिवेट होना है, वो प्लीज थोड़ा बताइए ना, कैसे एक्टिवेट होता है वो प्लैनेट? जो साल आपका चल रहा होगा उस हाउस को देखिए, वो हाउस एक्टिवेट हो गया, बस यही कहने का मतलब। हाँ वही मुझे नहीं समझ रहे, जो एक्टिवेट कैसे होता है, जो इवेंट बनता है वही। अरे वो इवेंट अपने आप हो गया, उस हाउस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपकी एज चल रही 24th ईयर, तो 24th ईयर में 12th हाउस एक्टिव होगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो अच्छा जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं। अच्छा, एक्टिव कहने का मतलब उधर है कि वो जो उस साल 12। आपको 12th हाउस, सुन तो लीजिए, उस साल आपको 12th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, ये क्या। अच्छा, और उधर जो 12th हाउस में जो प्लैनेट बैठेगा, जिधर जिस हाउस में बैठेगा उसको भी देखना पड़ेगा ना सर? जी। ठीक है सर, थैंक यू। आरती जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। हेलो सर, आपका हेलो। क्लास बहुत ही अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। मैंने कोर्स एनरोल भी कर लिया है। सर ये थैंक यू। क्वेश्चन था कि सन के साथ में मार्स कंबस्ड है, तो अपना मार्स अपना करेज कैसे, कौन से ईगो की वजह से, कैसे, समझ में नहीं आया ये। भाई वो इंसान बहुत ज्यादा करेजियस है, उसके पास विल पावर भी बहुत, ठीक है, हाँ लेकिन सही समय में जब उसको विल पावर यूज करनी होगी अपनी लाइफ में, वो नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन उसका कारण ईगो, मतलब जैसे कि सन के साथ है तो आपने कहा कुछ ईगो क्लैश होगा, तो वो ईगो हाँ कैसे। बिल्कुल। अब ईगो किसी भी तरीके का हो सकता है ना इंसान के अंदर, उसमें क्या। ठीक। संगीता जी अनम्यूट करें। हेलो सर, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ नहीं। सर मेरा दो दो क्वेश्चन है, एक भृगु चक्र लेकर और एक रेट्रोग्रेड को लेकर। तो भृगु चक्र के बारे में जो है, मेरा जो ईयर अगर चल रहा है, सितंबर में बॉर्न है, तो 3rd हाउस एक्टिवेटेड हुआ है अभी। तो हम्म 3rd हाउस में केतु बैठा हुआ है। और अभी तो हम्म सैटर्न भी है, क्योंकि 3rd हाउस एक्वेरियस का है। तो फिर ये 4th हाउस एक्टिवेटेड होगा आफ्टर सितंबर। तो जहाँ हम्म सैटर्न खुद बैठा है, रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, तो मेरा क्वेश्चन है, तो आफ्टर सितंबर क्या 4th हाउस का सैटर्न उसका कारक जो है करियर लेकर, वर्क को लेकर, तो वो वर्क लेकर उसका 4th हाउस में स्पाइसेस में सैटर्न बैठा अरे है, आप तो क्वेश्चन पूछिए, क्या उसका पूछना उसको। चाहते हैं, बाकी भी लोग।
हाँ हाँ, नहीं वो आर्किटेक्चर पर रहा है, उसका घर 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 छोड़ के जाना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ हो नहीं सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लाइक ये 4000 है। सैटर्न बैठा है, हाँ, सन और 4000 अभी बैठा है तो अभी प्रॉपर्टी, थर्ड हाउस में केतु। अच्छा, प्रॉपर्टी। हाँ हाँ। सन 4000 बैठा है सैटर्न, सॉरी, ठीक है। तो जब नेक्स्ट ईयर सैटर्न एक्टिव होगा तो करियर के इवेंट होंगे, जॉब लगना, करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलना, इस तरीके। नेक्स्ट मुकेश जी। राम राम सर। राम राम। सर मेरे तीन सवाल थे। जैसे अभी लग्न में मैं अपना देख रहा था, मेरा तुला लग्न है, 6th हाउस में सन बैठा है हम्म और 6th हाउस से 7th जाता है 12th हाउस। हम्म उसमें हाउस में 6 नंबर लिखा है, तो उसका जो फेम हम्म जो आप बोले थे वो हम्म उसमें जुपिटर और सैटर्न बैठा है, तो जुपिटर सैटर्न और 6 नंबर का जो राशि है उसको भी देखना पड़ेगा, वो तीनों जी का कॉम्बिनेशन को। जी और जुपिटर सैटर्न जिस घर का लॉर्ड है उसको भी फेम में गिनना जी पड़ेगा। जी ठीक है सर, एक ये हो गया। जैसे सन के, जैसे आपने बोला था वीक हो जाता है, मेरा सन है 4 डिग्री, उसके बाद उसी हाउस में मार्स 7 डिग्री का है, तो वो वीक हो गया। हम्म और उसके एक हाउस पहले है वीनस, दैट इज 29 डिग्री, हम्म तो वो वीक नहीं हुआ ना? नहीं, ठीक है सर, थैंक यू थैंक सर। विग्मी जी बोलिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर द फ्री क्लास। सर एक दो छोटे छोटे डाउट्स हैं। सर इसमें जो सन पर्टिकुलर प्लेनेट को कंबस्ट कर रहा है, तो सन के कारक तत्व भी अफेक्ट होंगे? जैसे गवर्नमेंट है, नहीं फादर। नहीं सर, जैसे मरकरी के लिए मान लो फादर से हमें एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए नहीं बट। नहीं ओके ओके। ओके सर। सर जो महादशा जैसे किसी प्लेनेट की रेट्रो और कंबस्ट दोनों चल पड़ती है, इतनी लंबी 17-18 साल की और 20 साल की, तो वो सारी महादशा रेट्रो कंबस्ट रहेगी? बिल्कुल। ओके। और सर ये हम कह सकते हैं कि सन जो है, क्योंकि जैसे मरकरी के साथ कंबस्ट हो गया है, मरकरी कंबस्ट हो गया है, तो जो उसकी जिम्मेवारी है मरकरी की, वो सन उठा रहा है या सन उनके काम करते जी हैं, हाँ। ऐसे कहते हैं जी हाँ। रिसोर्सेज। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। योगिता जी अनम्यूट करें। सर मेरे प्लीज 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, तो जी, प्लीज मुझे म्यूट मत करिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है म्यूट हम कि किसी को नहीं करते। हाँ सर, दूसरे हाउस में सूर्य के साथ बुध बैठे हैं 22 डिग्री के, और लग्न में मंगल बैठे हैं 22 डिग्री के, जो कि बुध ऐसी सूर्य के स्टार्टिंग साथ में बैठे हैं, मैडम। अरे जो कि बोल रहे, हाँ बोलिए। हाँ, जो कि बुध सूर्य के साथ बैठे हैं 22 डिग्री के, वो अस्त नहीं शो हम्म कर रहे हैं, लेकिन लग्न में बैठा मंगल 22 डिग्री का, मतलब सेम डिग्री के है लेकिन मंगल अस्त है, बुध साथ बैठ के भी अस्त नहीं शो हो रहा है। और मुझे हम्म ये मंगल अस्त होने के जो है रिजल्ट वो रिलेट हो रहे हैं, मतलब हम्म मंगल अस्त के, तो ऐसा क्यों सर? मतलब इस वजह से ऐसा हो सकता है क्या कि भाव चेंज? दोनों में डिग्री का डिफरेंस तो देखिए। बुध भी 22 डिग्री के और मंगल भी 22 डिग्री के और सूर्य 6 डिग्री के। तो सूर्य 6 डिग्री के है ना, तो डिफरेंस आप देखिए कितना हो गया, क्यों हो गया। तो सन साथ और में मरकरी एक मेरी हाँ बात तो सुन लीजिए। हाँ सन हाँ और मरकरी एक हाउस में बैठे हैं, ठीक है। हाँ हाँ सन 6 डिग्री का, मरकरी 22 डिग्री का है, मतलब हाँ मरकरी आगे निकल चुका है, कितना आगे जा चुका है उससे आप ये भी देखिए। 6 और 4 10, 16 डिग्री आगे जा चुका है, ठीक। अब देखिए, सन 6 डिग्री का, मार्स पीछे वाले हाउस में कितने डिग्री का है, 22, 22। ठीक। ठीक, जिस राशि में मार्स बैठा है, एक राशि 30 डिग्री की होती है, मार्स 22 डिग्री जा चुका है, 8 डिग्री और कवर करेगा। जब 8 कवर करेगा तो सन वाले हाउस में पहुंचेगा, ठीक है। और सन 6 डिग्री का, 6 और ऐड कर लीजिए तो 14 हो गया। सन और मार्स के बीच में 14 डिग्री का डिफरेंस है, तो मरकरी और मार्स, सन में से मार्स ज्यादा क्लोज है अच्छा, और सन के, मतलब इसलिए आपको मार्स, रिजल्ट मिले। अच्छा मार्स आगे निकल गया ऐसा समझेंगे, ज्यादा जला हुआ है ऐसा? हम्म और दूसरा क्वेश्चन है सर मेरा कि जो आपने बोला था जी हाउस वाइज जो काउंटिंग एज की, जो आज आपने बताया कि मतलब लग्न चार्ट से भी हम देखते हैं तो छठा भाव एक्टिवेट दिखा रहा है, और जो सर आपने पहले बताया था जो सूर्य का जो नवमांश हम देखते हैं तो भाग्य भाव हम्म एक्टिवेट हो रहा है, तो किसके हम्म। रिजल्ट मिलेंगे सर ज्यादा?
हम नवमास नहीं, सिर्फ लगन चार्ट पे। नवमास में भाग्य भाव एक्टिवेट दिखा रहा है और लग्न में छठा भाव। अरे नवमांश ले ही कहाँ रहे हैं, इसमें सिर्फ लगन लेना है, लगन चार्ट, नवमांश नहीं लेना। वो तो है सर, लेकिन इसके पहले जो आपने बताया था सूर्य से काउंटिंग नवमास से, अरे तो एक सेकंड, आप लोग गलत मेथड गलत जगह मिक्स कर रहे हैं। वो मेथड सिर्फ मैरिज के लिए था, बात आप समझ, ठीक है? अच्छा सर। ये मेथड पूरा लगन चार्ट के लिए, कोई भी इवेंट इससे टाइम कर सकते हैं। उसमें सिर्फ हमने मैरिज का टाइमिंग पढ़ा था, उसको इसके साथ मिक्स करके खिचड़ी मत बनाइए आप। सॉरी सॉरी सर, अभी क्लियर हो हम्म, गया। मतलब जो नवमास से हम काउंटिंग देखते हैं वो सिर्फ मैरिज के लिए। जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अनुज जी अनम्यूट करें। बीसीपी अपने आप में बहुत अच्छा मेथड है टाइम करने के लिए, जब आप पूरा सीख जाएंगे, और बहुत ही इजी है, आपने देख ही लिया हेलो उसका नमस्कार। डेमो, ठीक है? तो आपको उसको यूज करना चाहिए। मेरा मेरा तो ये कहना है कि आप सब लोगों को क्लास ज्वाइन करना चाहिए। उससे इजी मेथड नहीं है, जब आप सीखेंगे तब आपको पता चलेगा। हाँ पूछिए। हेलो हेलो। नमस्ते सर। सर जैसे आपने जी बताया नमस्ते। कि सन जिस हाउस में बैठता है उसको जला देता है, तो 10th हाउस में मान लो सन बैठता है और राहु उसके साथ बैठ गया, तो नेगेटिव फेम देगा या वीक हो गया, तो 10th को उतना इफेक्ट करेगा वो जलाने सन के राहु के उसमें साथ 10th हाउस में बैठ जाए तो आप बताइए क्या प्रेडिक्शन होता है? ऐसे आदमी हार्ड वर्क नहीं। बहुत करते हैं, उतना प्रमोशन है, अप्रिसिएशन है, क्रेडिट नहीं मिलता है। अच्छा, और फोर्थ को वो देख रहा है तो फोर्थ के लिए भी वीक ही हो गया वो, या उतना फोर्थ को इफेक्ट कर देख रहा, पाएगा? फोर्थ से हमें मतलब थोड़ी है, हमारा मतलब ही को अपने से सामने वाले हाउस में फेम देता है, तो फोर्थ वाले हाउस की चीजें आपको सक्सेस और फेम देंगी। सामने ही 10th में अगर सन बैठता तो सामने फोर्थ क्या है ना सर, मैं इसलिए फोर्थ का बोल। हाँ तो फोर्थ है, तो फोर्थ वाली चीजें आपको सक्सेस देंगी, वहां वीक से क्या लेना देना। हम कोई वहां सन को बैठा थोड़ी रहे, ये सिर्फ एक टेक्निक है, सन अपने सामने वाले हाउस में फेम देता है बस। थैंक यू। ठीक, ओके। रोमिला जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। सर आपने अभी मेंशन किया था डाइवोर्स योग का, वो मुझे नहीं मालूम है, आप प्लीज बता दें कि क्या है योग। डाइवोर्स मतलब जब 6th हाउस एक्टिव होगा, 6 लॉर्ड, तब आपका डाइवोर्स होगा। नहीं, उसमें कुछ प्लैनेट्स वगैरह कौन से होने चाहिए ऐसा नहीं, किन 6th हाउस 6 लॉर्ड और कंजंक्शन। मार्स बस। ओके ओके। ठीक। ठीक। रिया जी रिया जी अनम्यूट करें। हेलो सर, थैंक हेलो। यू फॉर लवली क्लास सर। इसमें कई चीज़ों में क्लैरिटी मिली। इसका ये बीसीपी का मुझे ये पूछना था कि कुछ लोगों की लग्न कुंडली स्ट्रांग होती है, कुछ की चंद्र, तो हम चंद्र से भी देख सकते हैं जिनका चंद्र स्ट्रांग है, या सिर्फ लग्न से बिल्कुल देख जाए? सकते हैं, वही तो हम, यही तो मैंने आपको बताया, क्लास में हम दोनों से सीखेंगे, लगन से भी और चंद से, दोनों को अच्छा, कंबाइंड भी यूज कर सकते तो अगर दोनों अलग, दोनों के मतलब अलग अलग हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं तो दोनों को कंबाइन करके हम यूज कर सकते हैं एक्टिवेशन के लिए? हैं। जी। थैंक यू सो मच सर। प्रणव जी अनम्यूट करें। प्रणव व्यास अनम्यूट कीजिए। सुमा जी अनम्यूट करें। जी नमस्ते सर। नमस्ते। अगर 6th हाउस में सन है और उसके साथ 3 प्लैनेट लाइक 1.5 डिग्री के पास है, तो विल द इफेक्ट बी मोर, मतलब कंबशन तो बहुत हो गया ना, 1 जी डिग्री के आसपास है तो। जी। और सिक्स हाउस का नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस खराब होगा तो उसमें क्या क्या आएगा मतलब? जॉब, हेल्थ। ओके, उसमें दिक्कत आएगा। अच्छा ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। आईपैड अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि राहु और केतु कंबस्ट नहीं होते क्या? नहीं, क्यों सर? वो पास तो राहु केतु सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, कंबस्ट क्यों? पर जब भी राहु केतु सन के पास जाएंगे हमेशा तो ग्रहण नहीं होता। राहु केतु छाया ग्रह होते हैं पहले। अभी कन्या राशि में जाएंगे सर सूर्यदेव, तो अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, राहु केतु कंबस्ट नहीं होते हैं। अब जबरदस्ती थोड़ी उनको कंबस्ट कर देंगे, वो छाया ग्रह है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब वो किसी भी राशि में चले जाएं, पास चले जाएं, इससे मैटर नहीं, वो कंबस्ट नहीं होते। ओके थैंक यू। थैंक यू। रेडमी फोन अनम्यूट कीजिए।
नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते सर, रेट्रो के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन था सर। आपने बुध का बताया था कल कि बुध जब वक्री होता था तब सैमसंग वालों ने पूरा का पूरा उनका बहुत से मोबाइल वापिस ले लिए। वैसे नोकिया जो कंपनी है उसमें भी पूरा का वो ऐसा वो खत्म हो गई कंपनी, तो उसमें भी बुध का ही क्या होगा? अब पूछना पड़ेगा उनको से। लेकिन बुध का होते हैं क्या इनका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो नहीं तो वो सीईओ का बुध वक्री होगा, क्या होगा ये? नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा अब तो सीईओ से पूछना पड़ेगा, मैं कैसे बताऊं। और एक दूसरी बात यह है कि 7th हाउस में सूर्य और बुध वक्री है, तो फर्स्ट हाउस का ही रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट हाउस में जी उसके खुद के पर्सनालिटी के ऊपर ही आदमी आगे जाएगा। जी। यही थोड़ा, बाकी कुछ नहीं। तो थैंक यू। थैंक यू। एस जी कौन बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने आज जैसे बताया कि कंबस्ट, अगर वो कंबस्ट हैं तो ही वो इफेक्ट देते हैं, जैसे कि सन और वीनस कंबस्ट है तभी मैरिज में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगर कंबस्ट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, करेक्ट? हम्म। ओके, सो दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये था कि सर अगर ये बोले कि सन वीनस के साथ में अगर कंबस्ट है तो रेमेडी करनी चाहिए वीनस की, जैसे अभी आपने एक किसी का क्वेश्चन आंसर किया, तो वो रेमेडी क्या है? ठीक है, रेमेडी ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगी। मैं उसके लिए मुझे कभी भी सन और अच्छा वीनस कंबस्ट हो भी गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी मैरिड लाइफ खराब होगी। उसके लिए अच्छा 7th हाउस, 7th लॉर्ड वीनस, 12th हाउस, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। 55500 अनम्यूट करें। यस सर। सर मेरी वॉइस आ रही है? सर मेरे छोटे छोटे अरे एक दो क्वेश्चन है। आपकी क्लास बहुत अच्छी थी और आपने जो कॉन्सेप्ट बताया वो एक्यूरेटली एकदम काम करते हैं। कुछ चीजें आपने इतनी एक्यूरेट बताई है जो मुझे नहीं लगता कोई बता सकता है। फिलहाल आप बातों बातों में बता रहे थे कि बॉडी पार्ट के बारे में। तो आप एक बहुत ही कम टाइम में 1 से लेकर के 10 तक में कौन कौन से बॉडी पार्ट आते हैं वो रिपीट कर दें, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, मुझे वो कहीं नहीं मिला। आज आपने जिक्र किया इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ पाता हूँ, नहीं तो वो इनरिलेवेंट क्वेश्चन हो जाता है। जब मैंने आपको देखिए स्क्रीनशॉट लेने को कहा तो उसमें दिए थे बॉडी पार्ट। ठीक है। क्या आप स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं इसकी उससे? हम्म। ओके सर। ये देखिए, सेकंड हाउस फेस, आईज, तीत का है। फर्स्ट हाउस हेड का है। थर्ड हाउस शोल्डर और नेक का है, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके ओके ओके। और सर 5th हाउस आगे थोड़ा सा कर दीजिए तो मैं उसका भी ले लेता हूँ। 5th है। ओके, 5th 6th 8th हो गया। ठीक है सर, और आगे? ओके सर। और सर आपने क्लास में बताया था कि केतु डिटैचमेंट करता है, तो सर केतु चले जाने के बाद या फिर एंड में जब होता है तो उसके बाद वो रीयूनियन भी कर सकता है क्या, कि वो बिल्कुल नहीं करेगा? नहीं। नहीं करेगा रीयूनियन। और सर ये जो आज आपने टॉपिक रखा कंबस्ट और रेट्रोगेट का, अगर कंबस्ट कोई नवमांश में बन रहा है तो उसके इम्पैक्ट रहेंगे हल्के फुल्के या बिल्कुल ही नहीं रहेंगे? हमें केवल लगने से देखना है। नौमांश में कंबस्ट नहीं है, सिर्फ लगन। ओके सर, थैंक यू सो मच। प्रणव जी अनम्यूट करें। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर वो कंबस्ट अगर है तो उस पे अगर मैलिफिक की कोई दृष्टि पड़ रही है तो उसमें उसका इफेक्ट कम होगा? ज्यादा। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। नीतू जी बोलिए। सर आपने कहा सन जहां पर होगा वहां से 7th हाउस पे अच्छा इफेक्ट देगा, वहां के अच्छे रिजल्ट देगा। तो अगर सर सन एग्जॉल्टेड है तो अपनी डेबिलिटेशन वाली राशि को देखेगा तब तब भी सेम? हाँ बिल्कुल। ओके, मीन्स उसको हम नेगेटिव वे में लेंगे कि पॉजिटिव वे में कहेंगे? पॉजिटिव वे मिलेंगे। ओके, मीन्स कि अगर वहां पे डेबिलिटेशन वाली राशि है तब भी? जी। ओके सर, थैंक यू सर। गीता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मेरे ये पूछना था कि अगर आपने कहा कि सन से 2 या 3 डिग्री अगर प्लेनेट क्लोजर हो तो तभी कंबस्ट होता है। अब मेरा जगह सन 17 है ना, मार्स 10 है, तो वो दिखा रहा है कि मार्स कंबस्ट है, तो मार्स कंबस्ट हुआ अरे क्या? आप लोग बात नहीं समझे, मैंने आप पूरा, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं।
मैंने क्या कहा कि अलग अलग प्लेनेट के कंबशन की अलग अलग डिग्री होती है, जैसे मार्स को 12 डिग्री लेते हैं, अलग अलग प्लेनेट। लेकिन मेरा अपना हाँ एक्सपीरियंस ये है कि इतने लंबे रेंज में उतना इफेक्ट नहीं मिलता, 2 से 3 या 4 डिग्री तक हो कोई प्लेनेट क्लोज, तभी उसके इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अनदर थिंग कि अगर ये अभी किसी ने पूछा था कि ट्राइन हाउस का इफेक्ट नहीं होता क्या? नहीं। ट्राइन हाउस लाइक 159। हाँ। ओके, क्योंकि मेरे 5th हाउस में बैठे हैं तीनों, तो 17 सन है और वीनस 16 है, तो इसका मतलब मैरिज में डिफिकल्टी तो मेरी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं इसलिए मैं थोड़ा जस्ट वंडरिंग। नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, कोई और एरिया में प्रॉब्लम आ सकती लाइक व्हाट, लाइक फॉर एग्जांपल? है। देखिए, कोई भी प्रेडिक्शन करने के लिए आपको हाउस लॉर्ड कारक देखना पड़ेगा, ऐसा आप ब्लाइंडली थोड़ी कह सकते हैं कि मैरिज में ही प्रॉब्लम। जैसे वीनस कंबस्ट हो जाए, रिप्रोडक्टिव पार्ट में इशू दे सकते ओके हैं, इस तरीके। ओके। हाउस का और इसका दृष्टि का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बेनिफिक नहीं प्लैनेट की दृष्टि? ओके, जी नहीं। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय। संदीप जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन जेमस्टोन की जो क्लास हमने अटेंड की थी उसके रिगार्डिंग है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जैसे सपोज करिए कोई कस्टमर कोई जेमस्टोन हमारी रिकमेंडेशन पे परचेज करता है और वो बनवाते टाइम अगर वो थोड़ा बहुत खराब हो जाए, जैसे हल्का सा साइड से चिप हो जाए या कुछ उसमें थोड़ा सा अफ्लिक्शन आ जाए, तो उसे वो कंटिन्यू करवाना है या नहीं करवाना है? नहीं, करवा सकते हैं। करवा सकते हैं ना? हम्म, ठीक है, थैंक यू। माधुरी जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद वशु जी रेडी रहिए। माधुरी जी अनम्यूट करे। वशु जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ माधुरी जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। सर मैं ये जी नमस्ते। पूछना चाह रही थी, आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि वीनस के ऑपोजिट मून होता है, तो सर ये प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि शायद मेरा इंटरनेट इशू था जब आप रेट्रोग्रेड प्लैनेट समझा रहे थे तब। देखिए, कि वीनस के ऑपोजिट अपोजिट प्लैनेट, क्वालिटी वाला प्लेनेट मून है, बस मैंने ये कहा। सर दूसरे प्लैनेट्स का भी बताया था, प्लीज बता दीजिए, मेरा वो इंटरनेट इशू था। सन वो सैटर्न अपोजिट होते हैं, वीनस मून अपोजिट होता है, जुपिटर राहु एक दूसरे के अपोजिट। तो सर ये कॉन्सेप्ट कैसे एप्लीकेबल होता है? जहाँ वीनस की प्रॉब्लम है वहाँ मून वाले ट्रेट लाइए, जहाँ मून की प्रॉब्लम वहाँ वीनस वाले। सर रेमेडीज में? जी। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच। वाशु जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, सन और मून दोनों 1 डिग्री पे हो तो क्या प्रभाव होगा? तो मैंने बताया, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, चीटिंग होना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम। कंबस्ट माने जाएगा मून? जी बिल्कुल। कितनी डिग्री तक होता है मून कंबस्ट? जितने भी डिग्री तक क्लोज होगा, 3-4 डिग्री। ठीक है सर, थैंक सुकन्या जी अनम्यूट करें। हेलो, थैंक यू। मेरा सेकंड क्वेश्चन जो था, बेसिकली मैं 19 इयर्स का एज से लाइक आई वाज डूइंग पार्ट टाइम जॉब, तो तब मेरा 7th हाउस एक्टिव था, तो उस बारे में आई वाज क्यूरियस कि हाउ इट इज इंटरकनेक्टेड। देखिए, वो अलग पार्ट है, 7th हाउस सब पार्ट टाइम जॉब नहीं दिखा। Okay, like I was dealing with some customers, so I think like 1/7 axis, is it connected like that? नहीं नहीं। Okay, sir. सौमित्र जी अनम्यूट कीजिए। हाँ गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। सर मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए था और लॉजिक भी। ये आप सैटर्न 1 ईयर करके पर साइन ले रहे हैं ना? नहीं तो नहीं, क्वेश्चन, हाउस 1 ईयर पर साइन। हाँ 1 ईयर, 1 साल करके ले रहे हैं ना? हम्म। एक्चुअली तो दूसरा सिस्टम हम लोग जो करते हैं 2.5 साल लेते हैं, तो इसका लॉजिक थोड़ा बताइए ना। क्या लेते हैं? 2.5 साल लेते हैं ना सैटर्न हर के? साल वो सैटर्न का लेते हैं, हम यहाँ सैटर्न थोड़ी ले रहे हैं, हाउस का ले रहे अच्छा अच्छा अच्छा, हैं। ओके ओके, ठीक है। प्रणव जी अनम्यूट करें।
हाँ सर, वो आप बता रहे थे सर, सन जहाँ बैठता है वहां पे जला देता है उषा उसके सिग्निफायर, और उसके अपोजिट को फैन देता है। तो अगर चंद्र कुंडली में अगर वो जैसे कि लग्न कुंडली में फर्स्ट में, चंद्र कुंडली में 7 में, या ऐसे ऑपोजिट दोनों कुंडली में हो जाए तो दोनों हाउस में फैन फेम और जलाना कैसे होगा सर? जी, दोनों हाउस जला देगा। और फेम किसी को भी नहीं मिलेगा? नहीं। ओके सर, थैंक यू। अंकिता जी। सर प्रणाम। सर मैं ये पूछ रही थी कि जी ये जो अभी हमारी 3 दिन की जो क्लास, ये फ्री क्लास है, ये आप रिपीट करेंगे ना न्यू क्लास में हमारी जो रेगुलर में, जो 5 डेज की आएगी? कौन? उसमें बीसीपी वाला पूरा रिपीट होगा बिल्कुल। और ये जो बाकी बाकी नहीं होगा सर? बाकी तो सबके लिए फ्री है, वो कोई क्लास का कोर्स, फिर पेड कोर्स नहीं आ रहा उसका। ये जो कल और आज आप और कल बताएंगे वो नहीं आएगा? नहीं, वो नहीं है। उसकी सर रिकॉर्डिंग फिर परचेज कर सकते हैं आप, कल हम लोगों ने ऑफर दिया तो। ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आईपैड आईपैड। करें। सर कल आपने मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड अगर हो तो उस वक्त लैपटॉप मोबाइल वगैरह लेना नहीं चाहिए ऐसा कहा। सर मैंने 15 अगस्त को ही लैपटॉप लिया, तो मैं वरीड हूँ कि खराब तो नहीं होगा। नहीं, खराब नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है, आप लोगों से फिर, और मारक बाधक बाकी टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।